हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के लेक्चर में। और थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग गया। ठीक है, मैंने आपको काफ़ी वेट करवा दिया, पूरे 2 दिन का वेट करवा दिया। बीच बीच में वीडियोस नहीं डाले। ठीक है, एक्चुअली मैंने देखो 3 दिन का रेस्ट ले लिया अननोविंगली। मतलब यार, होता है ना ऐसा कि हम लोग एक रिदम में चल रहे हैं और उस रिदम में एक छोटा सा ब्रेक आता है तो वो छोटा सा ब्रेक बहुत ही बड़ा बन जाता है। तो इतने दिनों से मैं लगातार वीडियोस बना रहा था, तो इसके कारण एक बहुत ही तगड़ा वर्कलोड मेरे ऊपर बना हुआ था। तो एक मैंने छोटा सा ही ब्रेक लेने के चक्कर में 3 दिन वेस्ट कर दिए। ठीक है, बट कोई बात नहीं, खत्म तो हम लोग फिर भी 25 दिन में ही करेंगे, राइट। मतलब जो मैंने 3 दिन वेस्ट किए वो रिकवर कर लूंगा। कैसे रिकवर कर लूंगा? ओवर टाइम करके। चलिए शुरू कर दे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन चैप्टर। अभी तक जो भी आपने प्रोबेबिलिटी पढ़ी है उससे ये थोड़ा सा अलग रहने वाला है। थोड़ा सा क्या, पूरा अलग रहने वाला है। मतलब जो आपने 11th में प्रोबेबिलिटी पढ़ी थी ना, वो नहीं याद है तो भी चलेगा। बहुत ही चिंदी रहने वाली है ये प्रोबेबिलिटी। ठीक है, बहुत ही आसानी से हो जाएगी। थोड़ी सी हेल्प चाहिए आप लोगों की, मतलब थोड़ा सा आप लोगों को परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का जो मीनिंग है, परम्यूटेशन का मीनिंग और कॉम्बिनेशन का मीनिंग, बेसिकली कॉम्बिनेशन का मीनिंग, वो आप लोगों को थोड़ा सा पता रहना चाहिए। तो क्या आपको 11th के लेक्चर देखने पड़ेंगे? नहीं, मैं बता दूंगा। 5 मिनट में काम हो जाएगा। ठीक है। और बाकी चीजें तो आप लोगों को पता ही है। 11th में प्रोबेबिलिटी नहीं पड़ी कोई दिक्कत नहीं है, 10वीं में प्रोबेबिलिटी नहीं पड़ी कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, बट इतना पता रहना चाहिए कि जैसे 2 कॉइन को उड़ाया तो क्या क्या आ सकता है, 3 कॉइन उड़ाया तो क्या क्या आ सकता है, 1 कॉइन उड़ाया तो क्या क्या आएगा, एक डाई रोल किया तो क्या क्या आएगा, 2 डाई रोल किया क्या क्या आएगा। ठीक है, अगर ये सब आपको नहीं पता है तो आप सर्च करिए प्रोबेबिलिटी 5.1 चैंपियन जैद। क्या सर्च करेंगे? प्रोबेबिलिटी 5.1 चैंपियन जैद। उसमें बेसिक कॉन्सेप्ट का एक 33 मिनट का वीडियो है, उसे आप लोग देख लेना। उसमें मैंने आप लोगों को सब कुछ बताया। तो जिनको बेसिक बिल्कुल नहीं पता है वो उस वीडियो को देख लो, उसके बाद वापस आ जाओ और हम लोग अपना चैप्टर शुरू करेंगे। इस चैप्टर में हम लोग सारी नई चीजें पढ़ेंगे। देखो, हम पढ़ेंगे रैंडम वेरिएबल, आपने कभी नहीं सुना होगा। हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ रैंडम वेरिएबल, ये तो सुना ही नहीं होगा। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, ये तो कभी नहीं सुना था। डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन, एक्सपेक्टेड वैल्यू वेरिएंस, कभी नहीं सुना होगा। कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, कॉमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूटिव फंक्शन, ये सब आप लोगों ने कभी नहीं सुना होगा, राइट। ये सब हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं, और क्या ही करना है। तो चलिए मैं आपसे सबसे पहले पूछता हूँ कि सैंपल स्पेस क्या होता है। सैंपल स्पेस में वो एलिमेंट्स आते हैं, वो सारे आउटकम्स आते हैं जो कि पॉसिबल होते हैं एक इवेंट में। जैसे मैंने 2 कॉइन उड़ाया, तो 2 कॉइन उड़ाने में क्या क्या पॉसिबिलिटीज है? दोनों पे हेड हेड आ जाए, दोनों पे टेल टेल आ जाए। तो ये भी जो भी पॉसिबल आउटकम्स होते हैं, उनको जब हम लोग एक सेट के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं तो उन्हें हम क्या बोलते हैं? उन्हें हम लोग बोलते हैं सैंपल स्पेस। जैसे मैं लिखूं 2 कॉइन्स आर टॉस्ड। ठीक है। अच्छा, जैसे 1 कॉइन उड़ाएंगे तो क्या क्या संभावना होती है? अगर एक एक कॉइन हम लोग उड़ाएंगे तो उसमें संभावना होती है या तो एक पे हेड आ जाए या तो एक पे टेल आ जाए। एक ही कॉइन उड़ाया ना, तो या तो उस पे हेड आएगा या तो उस पे टेल आएगा, तो दो ही संभावना होती है। फिलहाल जैसे मैंने आपसे बोला 2 कॉइन्स आर टॉस्ड, मैंने क्या बोला? मैंने बोला 2 कॉइन्स आर टॉस्ड। हमने क्या किया? हमने 2 कॉइन उड़ाया। ठीक है, सो 2 कॉइन उड़ाया तो कौन कौन सी संभावनाएं हैं? मैंने आपको सारी संभावनाएं बोली थी, राइट। तो अभी आप लोगों को सारी संभावनाएं बतानी है। बताओ क्या क्या बोला था मैंने, याद करो थोड़ा। तब तक मैं जरा सा सबकी साइज सेम कर दूं, राइट। चलिए, लाइव स्ट्रीम करते समय साइज थोड़ा इसका बढ़ाना पड़ता है, ओके। तो 2 कॉइन अगर उड़ाया गया तो मैंने आपको क्या क्या संभावना बताई? मैंने आपको बताया दोनों पे हेड हेड आ सकता है, एक पे टेल एक पे हेड आ सकता है, पहले वाले पे हेड दूसरे वाले पे टेल आ सकता है, या तो दोनों पे टेल टेल आ सकता है। इसके अलावा कोई संभावना नहीं है। तो ये जो भी पॉसिबल आउटकम्स हैं, जो भी पॉसिबल आउटकम्स हैं, ठीक है, जो भी पॉसिबल आउटकम्स होते हैं किसी भी एक इवेंट को करने के बाद, उन्हें हम क्या बोलते हैं? उन्हें हम बोलते हैं सैंपल स्पेस। ठीक है, उन्हें सेट के फॉर्म में लिख दें तो उन्हें हम क्या बोलते हैं? सैंपल स्पेस। और इसे किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? इसे रिप्रेजेंट किया जाता है बाय लेटर एस। ठीक है। अच्छा, ऐसे ही होता है सैंपल पॉइंट्स। ठीक है, नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स, मतलब कितने सैंपल स्पेस में एलिमेंट्स हैं उन्हें हम बोलते हैं नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स। ठीक है, फिर सैंपल पॉइंट्स भी खाली आप लोग बोल सकते हो। कितने हैं? 4। तो एन एस की वैल्यू हो गई 4। अब प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हैं? देखो, प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए जैसे मैंने बोला, जैसे मैंने यहाँ पे बोल दिया एक इवेंट, ठीक है, नो हेड। जैसे मैंने यहाँ पे बोल दिया नो हेड, तो नो हेड को मैंने एक इवेंट दे दिया, इवेंट ए। मतलब मैंने एक इवेंट ए मान लिया जिसमें कोई हेड नहीं है। तो ऐसा होने का क्या संभावना है? ऐसा होने का क्या प्रोबेबिलिटी है? ठीक है, ऐसी होने की क्या प्रोबेबिलिटी है कि कोई हेड ना आए? ठीक है, तो वो कैसे निकालते हैं हम लोग? उसके लिए जो इवेंट दिया हुआ है उसमें कितने एलिमेंट्स आ रहे हैं वो काउंट करो। तो इवेंट क्या दिया? नो हेड। तो नो हेड में इन चारों में से कौन आएगा? इन चोरों में से कौन आएगा बताओ? इन चारों में से आई थिंक सिर्फ टीटी आएगा, क्योंकि टीटी ही एक ऐसा केस है जिसमें कोई हेड नहीं है। अच्छा, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस ऑफ ए क्या आएगा? 1। प्रोबेबिलिटी देखो कैसे निकालते हैं हम लोग। जैसे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकालना है ना, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मतलब एन ए ऊपर और एन एस जो है वो नीचे हमेशा फिक्स रहेगा।
एनएस इज ऑलवेज फिक्स्ड, इज ऑलवेज फिक्स्ड। ये कहाँ रहेगा? ये हमेशा नीचे रहेगा। ठीक है, सैंपल पॉइंट्स हमेशा फिक्स्ड रहेंगे, वो नीचे ही रहेंगे। बाकी जिसकी प्रोबेबिलिटी निकालना है उसके नंबर ऑफ पॉइंट्स ऊपर लिखने हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकालनी है तो नंबर ऑफ पॉइंट्स ए ऊपर लिखना है। ठीक है, एन ए कितना यहाँ पे? एक। एन एस कितना यहाँ पे? चार। तो 1/4 मतलब 25% बोल सकते हो, या 0.25 बोल सकते हो, या फिर आप लोग 1/4 भी इसको बोल सकते हो, वो आपकी मर्जी है। तो 1/4 चांस है, मतलब 25% चांस है कि कोई कॉइन उड़ाने पे कोई हेड ना आए। मतलब चार में से एक बार ऐसा हो सकता है, प्रोबेबिलिटी का मतलब ही है, संभावना हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो चार में से एक बार ऐसा हो सकता है कि कोई हेड ना आए। ठीक है, तो ये तो बेसिक बातें हो गई यार, ये तो शायद आपको पता भी रही होंगी। तो चलिए मैं आप लोगों को एक अलग केस इसमें बताता हूँ। जैसे यहाँ पे सैंपल पॉइंट्स तो आपको पता ही है, चार हो गए। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक केस आपको लेकर देता हूँ, मतलब एक अलग सा इवेंट मैं आप लोगों के लिए लेकर देता हूँ। जैसे मान लो यहाँ पे कोई एक्स है, और एक्स में मैंने एक चीज मान ली। क्या मान ली? मैंने मान लिया नंबर ऑफ हेड्स। ठीक है, चलो मैं इसको अच्छे से लिख लेता हूँ। मैंने एक्स में मान लिया नंबर ऑफ हेड्स। ठीक है, नंबर ऑफ हेड्स मतलब इसमें कितने कितने हेड्स हो सकते हैं। ठीक है, एक्स मैंने मान लिया एक नंबर ऑफ हेड्स, कोई एक स्टेटमेंट टाइप समझ लो। जैसे पी क्यू होता था वैसे एक स्टेटमेंट समझ लो इसको। मैंने मान लिया नंबर ऑफ हेड्स। तो कितने नंबर ऑफ हेड्स इसमें हो सकते हैं इस केस में? या तो कोई हेड नहीं होगा, मतलब जीरो, या तो एक हेड होगा, या तो दो हेड होगा। ये तीन केस हम लोगों का पॉसिबल है। इसके अलावा कोई केस पॉसिबल है क्या? कोई केस पॉसिबल नहीं है। मतलब या तो जीरो हेड होगा, ठीक है, या तो जीरो हेड होगा, या तो एक हेड होगा, या तो दो हेड होंगे, राइट। ओके, तो चलो हम लोग इसको अब रिजॉल्व करते हैं, मतलब समझते हैं थोड़ा सा इसको क्या कहना चाह रहा हूं मैं। मैंने एक्स मान लिया नंबर ऑफ हेड्स। ठीक है, तो ये हो गया मेरा एक्स, ये हो गया मेरा एक्स। ठीक है, ठीक है। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, जीरो हेड आने का क्या प्रोबेबिलिटी है? जीरो हेड आने का क्या प्रोबेबिलिटी है? मतलब कोई भी हेड ना आए। तो सैंपल स्पेस में देखो, जीरो हेड कब है? जब टीटी है। तो टीटी रहने पे कोई भी हेड नहीं आ रहा है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी? 1/4। तो जीरो हेड के लिए जो प्रोबेबिलिटी आ रही है वो कितनी आ रही है? 1/4। जीरो हेड के लिए जो प्रोबेबिलिटी आ रही है वो कितनी आ रही है? 1/4। नहीं समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? मैं बोल रहा हूँ जीरो हेड की प्रोबेबिलिटी मुझे बताओ। मतलब जीरो हेड, मान लो कोई एक इवेंट हो गया, लेट इवेंट ए बी, नंबर ऑफ हेड्स इज जीरो, नंबर ऑफ हेड्स इज जीरो, नंबर ऑफ हेड्स इज जीरो। तो एन ए कितना आ गया? एन ए आ गया 1, क्योंकि ए में सिर्फ आएगा टीटी। हेड्स जीरो है ना, तो इसमें सिर्फ टीटी आएगा। तो क्योंकि इसमें सिर्फ टीटी आएगा तो एन ए कितना हो गया तुम्हारा? एन ए जो है वो हो गया 1। अच्छा, तो पी ए कितना हो जाएगा? पी ए हो जाएगा एन ए अपॉन एन एस। एन एस तो यहाँ पे 4 फिक्स ही है। ठीक है, तो एन एस तो 4 होगा, एन ए कितना है? 1। तो बेसिकली इसकी वैल्यू कितनी हो गई? 1/4। अच्छा, वन हेड की प्रोबेबिलिटी क्या हो सकती है बताओ? वन हेड की प्रोबेबिलिटी क्या हो सकती है? एक हेड देखो दो दो जगह आ रहा है। ठीक है, इवेंट बी मान लिया हमने। वैसे तो ये सब आपको माइंड में करना है, लेकिन फिर भी मैं पहला क्वेश्चन है तो करके दिखा रहा हूँ। ठीक है, बी मैंने मान लिया इवेंट वन हेड का। ठीक है, तो एक हेड कहाँ कहाँ पे आ रहा है? देखो, एक हेड आ रहा है एच टी में और टी एच में। ठीक है, इस केस में आ रहा है एक हेड। तो एन बी कितना हो गया हमारा? एन बी हो गया हमारा 2। तो बताओ प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या हो जाएगा? प्रोबेबिलिटी हो जाएगा एन बी अपॉन एन एस। एन एस तो फिक्स ही है यहाँ पे। एन बी यहाँ पे 2 है और एन एस यहाँ पे 4 है, तो 2/4। ठीक है, तो इसका प्रोबेबिलिटी क्या हो गया? 2/4। मैं इस एक्चुअली 2/4 इसलिए लिख रहा हूँ ताकि डिनोमिनेटर सबका सेम रहे। ठीक है, अच्छा अब बताओ दो हेड की प्रोबेबिलिटी क्या है? अब मान लो यहाँ पे कोई एक इवेंट सी है, ये एक इवेंट सी है जिसमें मैं बोल रहा हूँ टू हेड्स, दो हेड्स आने चाहिए। तो ये सी में कितने एलिमेंट्स आएंगे बताओ? सिर्फ एच एच आएगा, क्योंकि एच एच ही एक ऐसा केस है जिसमें दो एलिमेंट्स है। तो पीसी क्या आ जाएगा? पीसी आ जाएगा 1/4। तो बेसिकली दो हेड्स की भी प्रोबेबिलिटी क्या आ गई? 1/4। ठीक है, ओके। ठीक है, तो ये हमने क्या लिखी है? हमने लिखी प्रोबेबिलिटीज। तो इसको पी आई टाइप करके लिख दो, मतलब P1 P2 P3। P1 मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ जीरो हेड, P2 मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ वन हेड, P3 मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ टू हेड। तो बेसिकली जो हम लोगों ने इस प्रोबेबिलिटी को इस वे में रिप्रेजेंट किया, इसे हम बोलते हैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। इसे हम क्या बोलते हैं? इसे हम बोलते हैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्डर्ड पेयर पी एक्स बराबर एक्स आई कॉमा पी आई। उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। इंग्लिश पे मत जाना भाई, इंग्लिश पे मत जाना। इंग्लिश में तो ये लोग कुछ भी डेफिनेशन लिखते हैं, उससे हम कहाँ समझ पाते हैं बताओ? मैं नहीं समझ पाता हूँ यार, मैं खुद नहीं समझ पाता। आप समझते हो तो आप मानो, ठीक है। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्डर्ड पेयर पी एक्स बराबर एक्स आई कॉमा पी आई, मतलब ऑर्डर्ड पेयर पी एक्स बराबर एक्स आई कॉमा पी आई। मतलब बेसिकली ये एक्स लिखा है ना, तो बेसिकली ये x1 है, ये x2 है, ये x3 है। तो वो कहना चाह रहा हूं मैं, x1 के लिए प्रोबेबिलिटी P1, x2 के लिए प्रोबेबिलिटी P2। तो वो चीज है, ठीक है। इसके ऑर्डर्ड पेयर को जब हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं तो इसे हम क्या बोलते हैं? इसे हम बोलते हैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। इसे हम क्या बोलते हैं? इसे हम बोलते हैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, वो शॉर्ट।
ओके। ओके। और जो यहाँ पे हमने एक एक्स माना, मतलब एक जो कंडीशन हमने मानी, इस एक्स को हम बोलते हैं रैंडम वेरिएबल। क्या बोलते हैं इसे हम? इसे हम बोलते हैं रैंडम वेरिएबल। मतलब यहाँ पे मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे कोई एक चीज मान ली, नंबर ऑफ टेल्स मान लेता, नंबर ऑफ जेड मान लेता, सॉरी नंबर ऑफ टेल्स मान लेता, या फिर ऐसी कोई भी चीज एक मानना, ठीक है, जो कि एक मतलब एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट से थोड़ा वो करे, रिजेंबल करे, फंक्शन हो बेसिकली। ठीक है, तो वो इंग्लिश डेफिनेशन इसकी कुछ ऐसी है कि दिस इज फंक्शन टू द सैंपल स्पेस। ठीक है, दिस इज फंक्शन टू द सैंपल स्पेस, मतलब बेसिकली एक्स में वो सारी चीजें आनी चाहिए जो सैंपल स्पेस से थोड़ी मैच करे। ठीक है, जैसे उसमें एच एस टी एच एच टी 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 आ रहा है, तो इसमें से कुछ तो इसमें आना चाहिए। तो बेसिकली अगर यहाँ पे कोई एक इवेंट होता कि नंबर ऑफ हेड शुड बी वन, तो ये बेसिकली एक इवेंट हो गया, तो उसे हम इवेंट बुलाते हैं। मतलब बट यहाँ पे क्या बोल दिया, यहाँ पे बोल दिया नंबर ऑफ हेड्स। तो नंबर ऑफ हेड्स बोलने से यहाँ पे कुछ क्लेरिफाई नहीं किया। तो वन हेड भी हो सकता है, जीरो हेड भी हो सकता है, टू हेड भी हो सकता है, तो इसे हम बोलते हैं रैंडम वेरिएबल। वेरिएबल मतलब हमने कोई एक चीज वेरिएबल मानी यहाँ पे, उसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं एक्स वाई जेड से। मैं सारी डेफिनेशन लिखाऊंगा, टेंशन मत लो। और रैंडम क्यों? क्योंकि एक रैंडम एक्सपेरिमेंट का नतीजा है, तो इसीलिए रैंडम वेरिएबल। रैंडम एक्सपेरिमेंट है ना नंबर ऑफ हिट्स लाने का, ये जो दो कॉइन्स आर टॉस्ड। ठीक है, तो इसे हम बोलते हैं रैंडम वेरिएबल। और जो हम लोगों ने ये प्रोबेबिलिटीज लिखी हैं तीनों की, इन तीनों प्रोबेबिलिटीज को मिला के हम बोलते हैं प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। क्या बोलते हैं इन्हें हम बोलते हैं प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। अच्छा, तो इन्हें हम बोलते हैं पीएमएफ। अब पीएमएफ मतलब प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। इससे आप लोगों को एक बहुत ही बेहतरीन चीज समझ में आ रही होगी प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन की। क्या समझ में आ रहा होगा, देखो आइए दिखाता हूँ। प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन मतलब पीएमएफ, इसको हम लोग पीएमएफ रिप्रेजेंट करते हैं। इससे आपको दो चीजें समझ में आ रही है। पहली ये चीज है कि भाई जो पी आई है वो हमेशा जीरो से बड़ा होगा, बट वन से छोटा होगा। ठीक है, कंडीशन क्या है, ए कंडीशन क्या है, पी आई शुड बी लेस देन वन बट ग्रेटर देन जीरो। क्या जीरो के इक्वल हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। क्या वन के इक्वल हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। जैसे मैं यहाँ पे एक और चीज मान सकता था ना, तीन हेड, मैं चार हेड मान सकता था, मैं पांच हेड मान सकता था, मैं छह हेड मान सकता था, बट उन सबकी प्रोबेबिलिटीज कितनी आती? जीरो आती। तो मैंने नहीं माना, बट मान सकता हूँ ना। तो मतलब पी आई की वैल्यू जीरो भी हो सकती है। क्या मैं यहाँ पे ये नहीं मान सकता था कि चलो यहाँ पे मैंने दो हेड वाला केस मान लिया, ये थोड़ा अलग केस हो गया। अगर मेरा एक्स जो है, जो रैंडम वेरिएबल है, अगर मेरा वो ये होता कि नंबर ऑफ सॉरी अगर मेरा रैंडम वेरिएबल ये होता टेल और हेड, तो बेसिकली उसमें सारी चीजें आ जाती, क्योंकि टेल और हेड दोनों में से कोई ना कोई तो आ ही रहा है। टेल आ रहा है, कभी हेड आ रहा है, कभी टेल हेड दोनों आ रहे हैं, कभी दोनों में से कोई एक आ रहा है, मतलब टेल और हेड में तो प्रोबेबिलिटी वन हो जाती। तो प्रोबेबिलिटी वन भी हो सकती है, वन से ज्यादा कभी नहीं हो सकती। प्रोबेबिलिटी कैन नेवर बी ग्रेटर देन वन, ये चीज मैं तुम्हें टेंथ क्लास से सिखाता रहा हूँ, जब मैंने टेंथ क्लास में तुम्हें हॉट्स अपलोड किए थे, राइट। आइए ऑप्शन बी देखते हैं। बी कंडीशन क्या है कि समेशन पी आई जो होता है, आई बराबर वन से एन तक, ये वन होता है। मतलब तुम सारी प्रोबेबिलिटीज को जोड़ोगे अगर प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन में, तो उसका समेशन वन आएगा। जैसे यहाँ पे प्रोबेबिलिटी है वन बाय फोर, टू बाय फोर, वन बाय फोर, जोड़ दो चारों को तो फोर बाय फोर हो जाएगा, तो आंसर वन आ जाएगा। डिनोमिनेटर में नंबर्स कितनी भी बार लिखे हों, अगर वो सेम लिखे हैं तो उन्हें हम लोग एक ही बार लिखेंगे। जैसे मैं तुम्हें लिख दूं वन बाय सिक्स प्लस वन बाय सिक्स प्लस वन बाय सिक्स प्लस वन बाय सिक्स, ऐसे 100 बार लिख दूं, तो तुम 100/6 लिखोगे उसको। डिनोमिनेटर में नंबर कितने भी बार लिखे हैं, बट अगर डिनोमिनेटर सेम है, उसे हम लोग सिर्फ एक बार लिखेंगे। तो वन बाय फोर प्लस टू बाय फोर प्लस वन बाय फोर का समेशन कितना आएगा? वन। तो ये तरीका समझ में आया आपको पढ़ाने का? देखो हर चैप्टर का एक अपना तरीका होता है। मैं भी शुरू में ही तुम्हें रैंडम वेरिएबल की डेफिनेशन बोलता तो चार जगह घूमते तुम, कम से कम चार जगह। मतलब यहाँ वहां नहीं, यूट्यूब पर ये वीडियो देखो, वो वीडियो देखो, रैंडम वेरिएबल नहीं। सब कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो चीजें मतलब पढ़ाने के पहले बता दी जाए, और कुछ चीजें ऐसी होती है जो कुछ कुछ बताने के बाद बताई जाए। तो ये ऐसी चीज थी जिसमें थोड़ा सा एक्सप्लेन करने के बाद आपको बताया जाए, वरना नहीं समझता आपको, वरना बिल्कुल नहीं समझता आपको रैंडम वेरिएबल का मतलब। अभी समझा ना? रैंडम वेरिएबल मतलब कोई भी एक आउटकम का नतीजा जिसमें कई सारी प्रोबेबिलिटीज हों, मतलब इसमें कई सारे केसेस हों। जैसे मैंने नंबर ऑफ हेड्स बोला, तो ये रैंडम वेरिएबल है, क्योंकि हेड्स जीरो भी हो सकता है, वन भी हो सकता है, टू भी हो सकता है, तो मैंने मान लिया जीरो वन टू। ठीक है, इसके लिए जो प्रोबेबिलिटीज आती हैं, रैंडम वेरिएबल के लिए जो भी प्रोबेबिलिटीज आती हैं, उनको हम बोलते हैं प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन में हर एक प्रोबेबिलिटी शुड बी ग्रेटर देन जीरो एंड लेस देन वन, एंड द समेशन ऑफ ऑल द प्रोबेबिलिटीज ऑफ प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन शुड बी वन। हर चैप्टर का अपना एक तरीका होता है। ठीक है, तो मैं कोशिश करता हूँ कि बेस्ट ऑफ द बेस्ट निकाल सकूं हर चैप्टर को पढ़ाने का। तो ये वन ऑफ द बेस्ट तरीका था, आई होप आपको समझा होगा। ठीक है, तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं।
तो ये हो गया रैंडम वेरिएबल का जानकारी। अब दो टाइप का रैंडम वेरिएबल होता है, बट उससे पहले मैं आपको डेफिनेशंस लिखा देता हूँ, ठीक है, चलो। ओके। तो रैंडम वेरिएबल्स की डेफिनेशन देखो, मैं लिख तो देता हूँ, बट मुझसे बिल्कुल उम्मीद करना मत करना कि मैं उसका मतलब तुम्हें समझाऊंगा, क्योंकि तुम्हें समझ भी नहीं आएगा, ठीक है। इट इज अ फंक्शन ऑफ सैंपल स्पेस, इट इज अ फंक्शन ऑफ सैंपल स्पेस टू द सेट ऑफ रियल नंबर्स, ठीक है। तो ये बेसिकली फंक्शन होता है सैंपल स्पेस का ही। अब फंक्शन क्या होता है नहीं पता, चलो जाने दो, छोड़ो। ठीक है, और इसको डिनोट करने का तरीका क्या क्या होता है, इट इज डिनोटेड बाय, इसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं, इट इज डिनोटेड बाय एक्स, वाई और जेड। ठीक है, तीनों में से किसी में से भी आप लोग डिनोट कर सकते हैं। ये हो गया रैंडम वेरिएबल। अब मैंने बोला प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का भी डेफिनेशन मैंने आपको बताया, क्या बताया, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का डेफिनेशन मैंने बताया, द ऑर्डर्ड पेयर द ऑर्डर्ड पेयर पी एक्स बराबर एक्स आई कॉमा पी आई इज कॉल्ड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब इन ऑर्डर्ड पेयर को जब भी हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे, कौन से ऑर्डर्ड पेयर, पी एक्स बराबर एक्स आई, एक्स क्या है यहाँ पे रैंडम वेरिएबल, एक्स आई क्या है उस रैंडम वेरिएबल के केसेस, जैसे नंबर ऑफ हेड्स के तीन केसेस थे, तो एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री, जीरो हेड, वन हेड और टू हेड। और पी आई क्या है उसकी प्रोबेबिलिटी, जब हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। और इस टेबल में जो प्रोबेबिलिटी होती है उसको हम लोग बोलते हैं प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन, और उसको रिप्रेजेंट किया जाता है पी आई से। ये पी आई क्या हो गया, ये पी आई हो गया प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। क्लियर। तो आई होप सारी डेफिनेशंस आपको क्लियर है। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में आप लोगों को पीएमएफ भी समझ में आ गया होगा। ये कंडीशन जरूर नोट डाउन कर लेना यार, ये क्वेश्चन करने में काम आएंगी। ठीक है, ये कंडीशन नोट डाउन कर लेना, ये क्वेश्चन करने में काम आएंगी। आइए आगे बढ़ते हैं और अब हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ रैंडम वेरिएबल। तो दो टाइप के रैंडम वेरिएबल होते हैं, एक डिस्क्रीट, एक कंटिन्यूअस। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल क्या होता है। फिलहाल हम लोगों ने प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन समझ लिया है, और ये दोनों भी समझ जाएंगे अभी थोड़ी देर में। ठीक है, और रैंडम वेरिएबल भी समझ लिए और टाइप्स भी समझ लेंगे। ओके, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन भी हम लोग समझ ही गए हैं। ठीक है। ओके, तो हम लोग देखते हैं डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल। ओ ओ, यहाँ पे तो दिक्कत साली, कैसी दिक्कत बताता हूँ बाद में। एक्चुअली अभी सीडीएफ भी बताना है ना, तो सीडीएफ के लिए मैंने जगह नहीं छोड़ी, बना लेंगे बाद में, आ जाओ नीचे से लिखते हैं ताकि जगह बना ले हम लोग। ठीक है, आइए देखते हैं। सो मैंने क्या बोला, मैंने बोला डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। रैंडम वेरिएबल को हम लोग रिप्रेजेंट करें से आरवी से, तो बुरा मत मानना तुम लोग, ठीक है। रैंडम वेरिएबल आरवी तुम भी लिख सकते हो, ऐसा कोई वो नहीं है। तो डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, आरवी मतलब रैंडम वेरिएबल। ठीक है, रैंडम वेरिएबल विच टेक्स आइदर फाइनाइट आइदर फाइनाइट और काउंटेबली इनफाइनाइट नंबर्स इज कॉल्ड डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, इसका मतलब बेसिकली ऐसा समझ सकते हैं कि ये कोई फाइनाइट सेट है। ठीक है, फाइनाइट के अलावा यहाँ पे एक और चीज लिखी हुई है, काउंटेबली इनफाइनाइट। मतलब नेचुरल नंबर्स कितने हैं, इनफाइनाइट, बट क्या हम उनको गिन सकते हैं, बिल्कुल गिन सकते हैं। जैसे आप गिनते 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 गिनते, और फिर आपका बेटा गिनते 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 गिनते, और फिर आपका पोता गिनते गिनते गिनते, ठीक है। तो गिन सकते हैं हम लोग उनको, गिनना पॉसिबल है। तो उनको हम बोलते हैं काउंटेबली इनफाइनाइट नंबर्स। तो रैंडम वेरिएबल जो या तो फाइनाइट नंबर्स ले या तो काउंटेबली इनफाइनाइट्स नंबर ले, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, उनको बोलते हैं डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। जैसे मैंने एक्स बोला नंबर ऑफ हेड्स, तो वो क्या है, काउंटेबल है, जीरो हेड, वन हेड या तो टू हेड। जैसे मैंने एक रैंडम वेरिएबल मान लिया, नंबर ऑफ नेचुरल नंबर्स एक सेट है यहाँ पे सपोज, ये एक सेट है यहाँ पे, वन टू, 2.1, 3, 0, -1, -2, ऐसा एक सेट है। मैंने यहाँ पे एक सेट मान लिया कि नंबर ऑफ नेचुरल नंबर्स, तो यहाँ पे 1 2 3 वो ले लेगा, तो ये काउंटेबल है ना। इस सेट में से या तो एक नेचुरल नंबर आ जाए, तो कोई ना आया तो दो आ जाए, या तो तीन आ जाए, तो ये केसेस हो गए। तो रैंडम वेरिएबल यहाँ पे कैसा हो गया, डिस्क्रीट हो गया, काउंटेबल हो गया। बट सपोज मैंने यहाँ पे एक इनफाइनाइट सेट बना दिया, जिसमें मतलब ये केस चलता ही जा रहा है, देखो ये केस चलता ही जा रहा है, इसमें मतलब लगभग सारे ही नंबर्स आ गए। और मैं इसमें बोल दूं रैंडम वेरिएबल जो है, इसमें वो रैंडम वेरिएबल है नंबर ऑफ नेचुरल नंबर्स, तो या तो जीरो हो सकता है, वन हो सकता है, टू हो सकता है, थ्री हो सकता है। जीरो मतलब जीरो नेचुरल नंबर, ठीक है, जीरो नेचुरल नंबर्स। ओके, तो वन नेचुरल नंबर, टू नेचुरल नंबर, ऐसा बहुत सारा हो सकता है। लेकिन ये केस कहाँ तक जाएगा, इनफाइनाइट तक जाएगा। बट क्या हम गिन सकते हैं, बिल्कुल गिन सकते हैं, तो इसको बोलेंगे डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। ठीक है। ओके,
बाकी हम लोग मतलब इंटीजर के अलावा अगर हम लोग इंटीजर ले ले तो वो भी गिन सकते हैं। ठीक है। ओके, अब हम लोग बात करते हैं कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल। कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल मतलब हम लोग जिनको गिन नहीं सकते। कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल। ठीक है। तो यहाँ पे आएगा आर रैंडम वेरिएबल विच टेक्स आइदर इनफाइनाइट और अनकाउंटेबल इनफाइनाइट नंबर्स। ठीक है। रैंडम वेरिएबल विच टेक्स आइदर इनफाइनाइट और अनकाउंटेबली इनफाइनाइट नंबर्स। मतलब इनफाइनाइट तो है but हम लोग उसको गिन नहीं सकते, ये भी केस है। ठीक है, इस कॉल्ड कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल। इसमें कौन आ जाएगा? इसमें आ जाएंगे रियल नंबर्स। रियल नंबर को नहीं गिन सकते तुम, मतलब 2.111111111 पता नहीं कहाँ तक जा सकते हो। राइट, 2.1222 इसमें पता नहीं कहाँ तक जा सकते हो, लेकिन बेसिकली नेचुरल नंबर्स को गिन सकते हो। वन से शुरू करना है, आराम से जाते रहना है। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल। इसमें बहुत सारी चीजें आ गई। ठीक है, वो भी आ गया। राइट, जो एग्जांपल मैंने दिया, तो इसको हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल। शॉर्ट में समझना है तो ऐसा समझ सकते हो, डिस्क्रीट मतलब फाइनाइट और कंटिन्यूअस मतलब इनफाइनाइट। बाकी ये काउंटेबली अनकाउंटेबली ये उतना नहीं आएगा। ठीक है। चलो, तो ये हो गया हमारा टाइप्स ऑफ रैंडम वेरिएबल। रैंडम वेरिएबल के दो टाइप्स हैं, एक होता है डिस्क्रीट और एक होता है कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस मतलब इनफाइनाइट नंबर्स और डिस्क्रीट मतलब फाइनाइट। ठीक है। और ये हमने पढ़ लिया टाइप्स ऑफ रैंडम वेरिएबल्स। ठीक, आगे बढ़ते हैं और अब हम लोग देखते हैं कोमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। ठीक है। आइए सीखते हैं कोमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। आपको कोमुलेटिव फ्रीक्वेंसी याद है 10वीं की? कोमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होती थी? तुम वो तो होगे नहीं जिसका मतलब 10वीं भी बर्बाद रहा होगा। 10वीं में दिए थे ना तुम तो बोर्ड्स, वो तो लास्ट ईयर वाले थे जो नाच रहे थे कोमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के मतलब में, है ना? आपने तो ढंग से पढ़ा है। तो कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होता था? देखो, जैसे एक्स में फ्रीक्वेंसी हम लोगों को, चलो मान लो एक क्लास है यहाँ पे, क्लास को मैं एक्स मान लेता हूँ। ठीक है। क्लास हमारा 0 से 10 है, 10 से 20 है, 20 से 30 है, 30 से 40 है। ठीक है, ऐसा है। अब यहाँ पे फ्रीक्वेंसीज जो है वो मैं मान लेता हूँ, यहाँ 5 है, यहाँ 10 है, यहाँ 15 है, यहाँ 20 है। टोटल कितना हो गया? 20, 10, 30, 20, 50। ठीक है, तो 50 हो गया यहाँ पे टोटल। तो कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हम लोग कैसे लिखते थे हमेशा? कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के लिए हम लोग पहला तो कॉपी करते थे, तो ये हो गया पहला कॉपी। दूसरे के लिए हम लोग क्या करते थे? पहले वाले में दूसरा वाला जोड़ देते थे। क्या करते थे हम लोग? पहले वाले में दूसरा वाला जोड़ देते थे, मतलब 5 + 10 कर देते थे, तो ये 15 आ जाता था। अब ये 15 जो आया है, इसमें फिर 10 को हम लोग जोड़ देंगे, तो इस 10 को जोड़ोगे तो यहाँ पे आ जाएगा 25। अब इस 25 में हम लोग इस 20 को जोड़ देंगे। राइट, तो अब क्या आ जाएगा यहाँ पे? सॉरी, 15 में मैंने 15 जोड़ा ना, इस 15 में मैंने क्या किया? इस 15 को जोड़ दिया। तो इस 15 में जब मैंने इस 15 को जोड़ा तो यहाँ पे लिखूंगा 15 + 15, तो ये कितना आया? ये आया 30। अब इस 20 में मैं क्या करूंगा? इस 30 को जोड़ दूंगा, तो 30 + 20 कितना आ गया? 50। तो बेसिकली यहाँ पे टोटल आ जाता है जो कि यहाँ रहता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं कोमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ठीक है। अच्छा, ऐसे नहीं समझ में आया तो देखो एक और तरीका देख लो लिखने का। लिखने का तरीका इससे चिंदी बता सकता हूँ मैं, देखो कैसे। सबसे पहले जो नंबर दिए उन्हें कॉपी करो, 5, 10, 15, 20, कॉपी कर लिया। अब ऊपर वाले नंबर को नीचे लाके जोड़ते जाओ, 10 + 5 यहाँ पे 15। अब इस 15 को यहाँ लाके जोड़ दो, 15 + 15 बराबर 30। अब इस 30 को यहाँ लाके जोड़ दो, 20 + 30 बराबर 50। तो ये हो गया टोटल। तो बेसिकली जो टोटल यहाँ रहता है वो यहाँ एक ऊपर आ जाता है। ठीक है। तो वैसे ही कुमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूटिव फ्रीक्वेंसी भी होती है। ठीक है। ये कैसी होती है? अच्छी होती है। देखो बताता हूँ मैं आप लोगों को क्या होता है इसमें बेसिकली। जैसे हम लोगों ने 2 कॉइन्स आर टॉस्ड वाला केस माना था ना, वैसे ही इसे भी हम लोग देखो मानते हैं। फिर मैं आपको बताता हूँ बेसिकली क्या करना है इसमें। ठीक है। इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या होता है? इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय, उसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? पी एक्स। ठीक है, किसको? प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन को। ठीक है, पी आई से रिप्रेजेंट करते हैं प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन को, और प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को पी एक्स से। ठीक है। और कुमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन को हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय एफ एक्स। एफ एक्स बराबर एक्स आई। ठीक है, देखो कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे मैंने वहां पे माना था, केस क्या क्या माना था हमने? एक्स, एक्स में हमने माना था 0 हेड, 1 हेड, 2 हेड। ठीक है। और इनकी प्रोबेबिलिटीज मैंने क्या मानी थी? इनकी प्रोबेबिलिटीज मैंने, इसकी प्रोबेबिलिटी आई थी 1/4, इसकी प्रोबेबिलिटी आई थी 2/4, इसकी प्रोबेबिलिटी भी आई थी 1/4। तो एफ एक्स में कैसे लिखूंगा पता है? एफ एक्स आई में कैसे लिखूंगा? एफ एक्स आई में मैं पहले तो पहला वाला ही कॉपी कर लूंगा, तो ये आ गया 1/4। अब दूसरा वाला कॉपी कर लूंगा, ये आ गया 2/4। अब तीसरा वाला कॉपी कर लूंगा, ये आ गया 1/4। अब इस 1/4 को इसमें जोड़ दूंगा, तो 2/4 प्लस 1/4 हो गया 3/4। अब इस 3/4 को मैं इसमें जोड़ दूंगा, तो 1/4 प्लस 3/4 ये हो गया 1। तो यहाँ भी एट द एंड 1 आता था, यहाँ भी 1 आ गया। तो इसको कोमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन बोलते हैं। इसका सेंस क्या होता है?
इसका सेंस ये होता है, जैसे जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया एफ एक्स बराबर एक्स आई, ठीक है, मैंने लिख दिया एफ एक्स बराबर एक्स आई, तो बेसिकली ये इक्वल रहेगा पी एक्स लेस देन इक्वल टू एक्स आई के। मतलब जैसे मैंने बोल दिया एफ एक्स बराबर 3, तो इसको मैं लिख सकूंगा पी एक्स लेस देन इक्वल टू 3। मतलब मुझे x बराबर 3 का कुमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन निकालना है, तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, 3 से पहले और 3 उन सभी प्रोबेबिलिटीज को जोड़ना होगा। नहीं समझ पाए ना? देखो फिलहाल ये समझ में आ गया ना ये क्या केस था। चलो नीचे मैं दिखाता हूँ मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। देखो जैसे मैंने यहाँ पे मान लिया कि भैया यहाँ पे रैंडम वेरिएबल x है, और x यहाँ पे है 0 1 2 3 4, ठीक है, ऐसा यहाँ पे x है। नहीं समझा ना वो वाला? चलो ठीक है, यहाँ पे समझ जाएगा, टेंशन मत लो। देखो कंसेप्ट बताने में टाइम जाएगा, आज क्वेश्चन नंबर 1 से 7 कराऊंगा शायद शायद। अगर ज्यादा टाइम जाएगा तो फिर इसका 3 पार्ट करेंगे, बट 3 पार्ट करना मतलब मेरे को ऐसा लगता है जैसे मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट को बहुत चोट पहुंच रही है, तो इसलिए मैं कम पार्ट्स में कराने की कोशिश करूंगा। ये हो गया x। अब इनकी प्रोबेबिलिटीज हम मान लेते हैं भैया, इसकी प्रोबेबिलिटी है P1, इसकी प्रोबेबिलिटी है P2, इसकी प्रोबेबिलिटी है P3, इसकी प्रोबेबिलिटी है P4, इसकी प्रोबेबिलिटी है P5। तो यहाँ पे f ऑफ x क्या हो जाएगा, कुमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन क्या हो जाएगा। P1 के लिए पहले सबको कॉपी कर लो, पहले सबको कॉपी कर लो। तो P1 मैंने यहाँ पे कॉपी कर लिया, P2 मैंने यहाँ पे कॉपी कर लिया, P3 मैंने यहाँ पे कॉपी कर लिया, P4 मैंने यहाँ पे कॉपी कर लिया, P5 भी मैंने यहाँ पे कॉपी कर लिया। अब क्या करूंगा, P1 नीचे लाके जोड़ दूंगा तो P2 प्लस P1। अब इस P2 प्लस P1 को यहाँ जोड़ दूंगा तो P2 प्लस P1। अब इस P3 प्लस P2 प्लस P1 को मैं यहाँ जोड़ दूंगा तो P4 प्लस P3 प्लस P2 प्लस P1। अब इन चारों को मैं इसमें जोड़ दूंगा तो ये हो गया P5 प्लस P4 प्लस P3 प्लस P2 प्लस P1। ठीक है, तो जैसे मैं तुमसे बोलता हूं कि अगर मुझे बताओ f ऑफ x बराबर 3 की वैल्यू, तो इसका मतलब मैंने क्या बताया, इसका मतलब मैंने बताया p ऑफ x लेस देन इक्वल टू 3। लेस देन इक्वल टू 3 का मतलब क्या होता है पता है, एटलीस्ट सॉरी एटमोस्ट 3। अभी मैं ये दोबारा बताऊंगा आपको, एटलीस्ट एटमोस्ट। फिलहाल x लेस देन इक्वल टू 3 का मतलब क्या होता है, 3 और उससे कम वाली वैल्यूज। मतलब इसका सेंस ये है कि मुझे p x बराबर 0 चाहिए, प्लस p x बराबर 1 चाहिए, प्लस p x बराबर 2 चाहिए, प्लस पी एक्स बराबर 3 चाहिए, तो मुझे मिल जाएगा क्या, तो मुझे मिल जाएगा एफ एक्स बराबर 3। समझ पा रहे हो या नहीं? देखो बेस्ट एक्सप्लेनेशन देख रहा हूँ, पूरे यूट्यूब पे शायद ही किसी ने पढ़ाया होगा ऐसा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, एमएच बोर्ड वाले। ठीक है, तो जेई वाले तो यार बहुत मान मान लोगे, उसमें भी आएंगे कंपटीशन देने, क्यों टेंशन लेते हो। तो पी एक्स बराबर 0 का क्या नाम है, P1। पी एक्स बराबर 1 का क्या नाम है, P2। पी एक्स बराबर 2 का क्या नाम है, P3। पी एक्स बराबर 3 का क्या नाम है, P4। तो देखो यहाँ पे जो एफ एक्स बराबर 3 है, एफ एक्स बराबर 3 मतलब ये, क्या इस ब्रांच में एफ एक्स बराबर 3 की वैल्यू ये आ रही है, और क्या हमने भी वही लिखी है। चमका, फील आया? नहीं आया? तब तुम्हें किसी से फील नहीं आ सकता, ठीक है, इससे फील नहीं आया तो फिर किसी से नहीं आ सकता। तो बेसिकली जब भी मैं कॉमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन की बात करता हूं, और जैसे मैं यहाँ पे बोल देता एफ, तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है प्रोबेबिलिटी एक्स लेस देन इक्वल टू 1। लेस देन इक्वल टू 1 मतलब एक्स बराबर 0 प्लस पी ऑफ एक्स बराबर 1। एक्स बराबर 0 पे प्रोबेबिलिटी P1, एक्स बराबर 1 पे प्रोबेबिलिटी P2 है। तो यहाँ पे देखो एफ एक्स बराबर 1 मतलब वो इस कॉलम की बात कर रहा है। एक्स बराबर 1 इधर है ना, एक्स बराबर 1 तो इधर है, तो यहाँ पे देखो एफ ऑफ एक्स बराबर 1 पे प्रोबेबिलिटीज क्या आ रही है, P1 प्लस P2 आ रही है, तो ये आ गया। क्लियर? आसान। तो सिंपल सेंस है यार, ये होता है कुमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। चलिए अब एटलीस्ट एटमोस्ट की बात कर लेते हैं। मतलब जब भी आप लोगों को क्वेश्चन में, ये बेसिकली क्वेश्चन में ही काम आएगा। क्वेश्चन में क्या काम आएगा, देखो क्वेश्चन में आप लोगों को ऐसा आएगा, आपको क्वेश्चन में बोल देगा फाइंड करो एफ एक्स बराबर 2। तो इसका सिर्फ वहीं पे काम आएगा जब आप लोगों से पूछा जाएगा कि भैया एक्स बराबर 2 पे एफ बताओ। तो एफ एक्स बराबर 2 कैसे निकालोगे, इसको तुम पी एक्स लेस देन इक्वल टू 2 कर दोगे, फिर जैसे प्रोबेबिलिटी सॉल्व करते हैं वैसे कर लोगे। समझ में आ गया कुमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन? अच्छे से फील आया क्या, फील आया या नहीं? तो बेसिकली ये आप लोगों का पी एक्स है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, और ये कुमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, समझ में आ गया आई होप। तो क्वेश्चन में काम आएगा, जब आपसे एफ में पूछेगा तो आप उसको पी में कन्वर्ट करके सॉल्व कर लोगे। ठीक है, ओके लेट्स गो। अब क्या बचा है यहाँ पे, अभी तो सब कुछ हो गया। प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन अगले लेक्चर में है। अच्छा, एक्सपेक्टेड वैल्यू एंड वेरिएंस है, तो एक्सपेक्टेड वैल्यू और वेरिएंस भी सीख लेते हैं, और ये भी सीख लिया हम लोगों ने। ठीक है, तो एक्सपेक्टेड वैल्यू और वेरिएंस मैं बता देता हूँ, बट उससे पहले मैं आप लोगों को एटलीस्ट एटमोस्ट बता देता हूँ। देखो, तो आइए मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ एटलीस्ट एटमोस्ट। आइए अब मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ एटलीस्ट एटमोस्ट वाले केसेस। जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ पी ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू 2 की वैल्यू बताओ, तो इसको तुम लोग कैसे पता करोगे, पता है यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला है, एक्स जो है वो 2 से कम रहना चाहिए। ठीक है, मतलब 2 हो सकता है लेकिन 2 से तो कम रहना चाहिए, 2 से ज्यादा कभी नहीं हो सकता, ये बोल रहा है ना केस। तो बेसिकली इसका सेंस क्या होता है, इसका सेंस होता है एटमोस्ट 2। इसका सेंस क्या होता है, इसका सेंस होता है एटमोस्ट 2।
मतलब ज्यादा से ज्यादा कितना हो सकता है, टू, वरना हमेशा टू से कम रहना है। और इसकी वैल्यू कैसे पता करते हैं, टू से कम मतलब एक्स बराबर जीरो से शुरू कर लो। अच्छा, एक्स बराबर वन से यहाँ पे शुरू है, तो एक्स बराबर वन प्लस पी ऑफ एक्स बराबर टू, ये दोनों प्रोबेबिलिटीज को आपको ऐड कर देना है, तो आपको पी एक्स लेस देन इक्वल टू टू का आंसर मिल जाएगा। तो एक्स इक्वल टू वन पे प्रोबेबिलिटी है 0.15 और एक्स इक्वल टू टू पे प्रोबेबिलिटी है 0.1, तो तुम्हारा आंसर हो जाएगा 0.25। इसको अगर पूछना होता उसको तो वो एक और तरीके से पूछ सकता था, कैसे, एफ एक्स बराबर टू की वैल्यू बताओ, तो एफ एक्स बराबर टू वो पूछ लेता, तो तुम लोग ऐसे करके फाइंड आउट कर लेते। तो इसका मतलब क्या होता है, लेस देन इक्वल टू साइन का मतलब होता है एटमोस्ट। ये एक तरीका हो गया, ठीक है। चलो एक और देखते हैं अब। जैसे मैं आपसे पूछ लूं, आ, पी एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू पी एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू थ्री, तो इसमें कौन कौन आ जाएगा। इसमें फिर हमें थ्री से ज्यादा रखना है बस, ठीक है, थ्री का इक्वल रख सकते हैं, बट थ्री से कम नहीं रख सकते। थ्री से कम नहीं रख सकते, इसका मतलब ये बोलना चाहता है एटलीस्ट थ्री। थ्री से कम नहीं रह सकते ना, मतलब एटलीस्ट थ्री। तो ग्रेटर देन साइन का मतलब होता है एटलीस्ट, लेस देन साइन का मतलब होता है एटमोस्ट। नहीं समझ रहा है तो रट्टा मार लो, ठीक है। और यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है एफ एक्स बराबर थ्री। ठीक है, एफ एक्स बराबर थ्री अगर वो पूछे तो ऐसा नहीं लिख सकते ना तुम, ऐसा नहीं लिख सकते, आई एम सॉरी। इसको एक और तरीका होता है लिखने का, लेकिन वो मैं इसके बाद बताता हूँ। तो एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू थ्री में क्या क्या आ जाएगा, अगर एफ एक्स बराबर थ्री लिखते तो उसका सेंस हो जाता पी एक्स लेस देन इक्वल टू थ्री। तो यहाँ पे तो ग्रेटर है ना, तो वैसा नहीं कर सकते। तो एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू थ्री में आंसर कैसे निकालेंगे, एक्स बराबर थ्री को ऐड कर देंगे एक्स बराबर चार से, और एक्स बराबर चार एक्स बराबर तीन को ऐड कर देंगे एक्स बराबर पांच से, और आगे कोई और होता तो उससे भी हम लोग ऐड कर देते। अच्छा, तो एक्स बराबर थ्री पे कितनी प्रोबेबिलिटी है, 0.2, एक्स बराबर चार पे प्रोबेबिलिटी कितनी है, 0.3, फाइव पे प्रोबेबिलिटी है 0.25, तो फाइनल आंसर आ गया 0.75। क्लियर। अच्छा, एटलीस्ट एटमोस्ट समझ में आ गया। अब आपको पता है, अब आपको ये चीज पता है, ठीक है, कि प्रोबेबिलिटी कैन नेवर बी ग्रेटर देन वन। प्रोबेबिलिटी कभी भी वन से बड़ी नहीं हो सकती, राइट, नेवर बी ग्रेटर देन। अच्छा, तो अगर मुझे निकालना है, अगर मुझे निकालना है, क्या निकालना है, अगर मुझे निकालना है पी ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू वन, पी ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू वन, तो इसको मैं देखो ऐसा भी निकाल सकता हूँ, वन माइनस पी एक्स लेस देन इक्वल टू वन। समझ में आया, चलो वन की जगह टू ले लो, क्योंकि वो एग्जाम्पल थोड़ा ज्यादा फिट बैठेगा। तो इसको मैं निकाल सकता हूँ वन माइनस पी एक्स लेस देन इक्वल टू टू। मतलब देखो यहाँ पे थोड़ा सा आप सेंस करने की कोशिश करो मेरे साथ। एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू टू का मतलब क्या है, एक्स बराबर दो, एक्स बराबर तीन, एक्स बराबर चार, एक्स बराबर पांच, ये चार केसेस, इन चारों का जो सम है वो पांचवे के साथ कितना होगा, वन। तो इस वन में से ये चारों में माइनस कर दूं तो क्या वो पांचवा नहीं आ जाएगा, आ जाएगा, और वही तुम्हें निकालना है। तो बेसिकली एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू टू जो है, इसमें तुम्हें कई लिखना पड़ेगा ना यार, इसमें देखो तुम्हें लिखना पड़ेगा एक्स बराबर दो, एक्स बराबर तीन, राइट, एक्स बराबर तीन, एक्स बराबर चार, एक्स बराबर पांच, ये चारों लिखने पड़ेंगे। आंसर कितना आ रहा है देखो, आंसर आ रहा है 0.1 प्लस 0.2 प्लस 0.3 प्लस 0.25, मतलब फाइनल आंसर आ रहा है 0.85 ना। हाँ, 0.85 आ रहा है। इस साइड देखो, वन माइनस एक्स लेस देन टू में प्रोबेबिलिटी कितनी है, 0.15। लेस देन टू लेना है तुम्हें, लेस देन इक्वल टू टू नहीं है, लेस देन टू है। लेस देन टू का मतलब क्या है, लेस देन टू का मतलब है टू से छोटा, तो टू से छोटा यहाँ पे सिर्फ वन है। अब ये कहाँ देख रहा हूँ मैं, ये यहाँ देख रहा हूँ, यहाँ देखो ना, यहाँ टेबल में देखो, टेबल में देखो, टू से छोटा मतलब कौन वहां पे, वन। तो एक्स बराबर वन की प्रोबेबिलिटी सिर्फ हमें लेनी है, तो बेसिकली ये बोल रहा है वन माइनस पी एक्स बराबर वन। तो एक्स बराबर वन पे 0.15 है, वन में से 0.15 जाएगा, देखो दो स्टेप में आ गया 0.85। कभी कभी ऐसा होगा कि आप लोग डायरेक्टली सॉल्व करना चाहोगे तो वो लेंदी जाएगा, तो उसको हम लोग वन माइनस करके लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखो ये मैं कैसे लिख रहा हूँ, ये एक और बार मैं समझाने की कोशिश करता हूँ जिससे आपको फील आ जाए। अगर इससे भी फील नहीं आता है तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर रट्टा मार लेना, या रट्टा मत मारना, ये मेथड मत यूज करना। क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा एक मिनट चला जाएगा ना तुम्हारा, बोर्ड में बहुत टाइम होता है, 3 घंटा बहुत होता है, राइट। तो ये मेथड मत यूज करना। बट फिलहाल एक और तरीके से मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो मैंने क्या बोला, मैंने बोला सारी प्रोबेबिलिटीज का समेशन वन होने वाला है, तभी तो वो पीएमएफ होगा। अगर ये पीएमएफ है, समेशन वन होना चाहिए, और समेशन वन हो रहे हैं तो ये पीएमएफ नहीं है। समेशन वन अगर नहीं हो रहा है तो ये पीएमएफ नहीं है, और अगर पीएमएफ नहीं है तो फिर बाकी चीजें करने का सेंस ही नहीं हुआ। पीएमएफ बनना चाहिए तभी तो कोई चीजें होंगी। तो पीएमएफ अगर ये है, पी एक्स बराबर वन प्लस पी एक्स बराबर टू प्लस पी एक्स बराबर थ्री प्लस पी एक्स बराबर फोर प्लस पी एक्स बराबर फाइव, इन सभी का समेशन कितना आएगा बताओ, इन सभी का समेशन कितना आएगा, इन सभी का समेशन आएगा वन।
सभी का समेशन कितना आएगा 1। अब मैंने तुमसे पूछा x ग्रेटर देन 2 की वैल्यू बताओ। ग्रेटर देन इक्वल टू 2 मतलब मुझे बताओ पी एक्स बराबर 2 प्लस पी एक्स बराबर 3 प्लस पी एक्स बराबर 4। कहां तक जाना है टेबल में? जहां तक लिमिट है टेबल में 5 तक है तो तुम्हें 5 तक जाना है, प्लस पी एक्स बराबर 5 यहां तक जाना है तुम्हें, ठीक है। और ये तुम्हें वैल्यू निकालनी है, मतलब एक्स बराबर 2, एक्स बराबर 3, एक्स बराबर 4, एक्स बराबर 5, इनके समेशन की वैल्यू निकालनी है। मतलब बेसिकली तुम्हें इन चारों के समेशन की वैल्यू निकालनी है। तो इन चारों का समेशन यही रहने दो, इसको वहां भेज दो, तो मैं इन चारों के समेशन को इक्वल टू नहीं लिख सकता 1 माइनस पी एक्स बराबर 1। और पी एक्स बराबर 1 का मतलब क्या होता है? एक्स बराबर 1 का मतलब एक्स लेस देन 2। हुआ क्लिक? नहीं समझ में आया? तो तुम्हें कहीं से नहीं समझ में आएगा फिर, ठीक है। तो ये बेस्ट मेथड है आप लोगों का, मतलब ठीक है, समझने का ये बेस्ट तरीका था। अब जिन्होंने इसे भी मिस कर दिया वो अब यार अपना देख लो क्या करना है। बाकी इस तरीके से इसे सॉल्विंग करते, क्वेश्चन सॉल्विंग के दौरान हो सकता है उन्हें क्लिक हो जाए। और एक नोट लिख लो, अगर एक्स लेस देन इक्वल टू 2 पूछा है तो इसको मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस पी एक्स ग्रेटर देन। ठीक है, शॉर्टकट में यूज हो सकता है, जैसे एक्स लेस देन इक्वल टू 2 में कुछ भी हो सकता है, 1 हो सकता है, 0 हो सकता है, एक्स माइनस 1 भी हो सकता है। ठीक है, रैंडम वेरिएबल की वैल्यू -1 भी हो सकती है, प्रोबेबिलिटी की वैल्यू माइनस नहीं होती, ठीक है। तो उसको मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस पी एक्स ग्रेटर देन 2। ठीक है, तो ये बेसिकली दो नोट्स थे। आई होप आप लोगों को समझ में आ गए होंगे, अब इनको छाप लो। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं एक्सपेक्टेड वैल्यू, वेरिएंस, मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन। ये चार चीजें और देख लेते हैं, उसके बाद एक्सरसाइज अपनी शुरू करते हैं। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। ओके गाइस, तो यहाँ पे यार टेक्स्ट बुक के कुछ अटैचमेंट्स मैंने लगा रखे थे, आप इनकी रेफरेंस करके मतलब ये पार्ट्स थोड़ा सा रीड कर सकते हो, ठीक है। तो ये पी आई वगैरह दिया है, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन का डेफिनेशन, अब रीड करोगे तो समझ में आएगा, ठीक है। बाकी और कुछ तो यहाँ पे नहीं है, राइट। ओके, तो मैं एक्सपेक्टेड वैल्यू और वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन बता के गेम खत्म करता हूँ, ठीक है। सो हम लोग कौन सा गेम खेल रहे हैं वो मुझे भी नहीं पता है। ओके, तो सबसे पहले बात करते हैं मीन की। मीन क्या होता है? मीन को हम लोग एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स भी बोलते हैं, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स भी बोलते हैं, ठीक है। और इसका सेंस क्या होता है? इसका सेंस होता है समेशन एक्स आई पी आई या फिर पी आई एक्स आई। ठीक है, वैसे एक्स आई हम लोग पहले लिखते हैं तो चलेगा, चाहे जो लिख लो, अरे 3 इंटू 5 लिखो, 5 इंटू 3 लिखो, बात तो वही है। आई बराबर 1 to n। इसका मतलब x1 p1 प्लस x2 p2 प्लस x3 p3 प्लस x4 p4 प्लस ऐसा 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 कहाँ तक जाएगा? xn tn तक, ठीक है। इसका मतलब क्या है? जो आपका एक्स आई है, मतलब जो वहां पे रैंडम वेरिएबल की वैल्यू है, 0 1 2 3 -1 -2 ऐसा होता है ना, रैंडम वेरिएबल का वैल्यू कुछ भी हो सकता है। तो -1 -2 0 1 2 ऐसा कुछ भी, ठीक है। और जो पी आई है, तो बेसिकली तुम्हें उन दोनों का मल्टीप्लीकेशन लेना है। x1 p1 मतलब जो यहाँ पे x1 है, x1 सपोज 1 है और p1 सपोज 1/2 है, तो 1 × 1/2 तो मतलब 1/2 आ गया x1 p1। फिर x2 p2, x2 समझ लो 2 है और जो p2 है वो 3/10 है, तो 2 × 3/10 तो ये आ गया 3/5। ठीक है, तो ऐसा 1/2 3/5 इनको ऐड करते जाओगे तो आप लोगों को मिल जाएगी एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स। ये होता है हम लोगों का मीन। मीन निकालने बोले, अगर वो मीन निकालने बोले तो मतलब क्या निकालने बोल रहा है? एक्स आई पी आई। क्वेश्चन करेंगे तो समझ जाएगा, ठीक है, कि एक्स आई पी आई क्या बोल रहा हूं मैं। अच्छा, नेक्स्ट बात करते हैं एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर। अब एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर, अच्छा, इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है ई ऑफ एक्स, ठीक है, ऐसे। अच्छा, अब मैं बात करता हूँ एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर की। एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर का क्या सेंस होता है? देखो, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे, ई ऑफ एक्स स्क्वायर। और इसको लिखने का तरीका ऐसे होता है, समेशन एक्स आई स्क्वायर पी आई, आई बराबर 1 to n। ठीक है, एक्स आई स्क्वायर पी आई, आई बराबर 1 to n। ओके, तो ये होता है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर। ये निकालने की क्या जरूरत है? चलो मीन पूछा है तो हमने वो निकाल लिया, इसकी क्या जरूरत है? ये हमें चाहिए वेरिएंस निकालने के लिए। देखो, वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होता है? वेरिएंस का फॉर्मूला होता है, वेरिएंस का फॉर्मूला होता है ई ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ई ऑफ एक्स। मतलब समेशन एक्स आई स्क्वायर पी माइनस समेशन पी आई एक्स आई का स्क्वायर। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे स्क्वायर भी आता है, ठीक है, ये स्क्वायर। तो बेसिकली इसका फॉर्मूला क्या होता है? ई ऑफ एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला तो एक्स आई स्क्वायर पी हो गया, इसीलिए जरूरत है। और पी आई एक्स आई का होल स्क्वायर। मतलब बेसिकली क्या करना है तुम्हें? एक्स आई स्क्वायर पी निकालना है और एक्स आई स्क्वायर पी का समेशन कर देना है, तो तुम्हें एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर मिल जाएगा। फिर एक्स आई पी आई मिलके चलो समेशन तुम्हें मान लो मिल रहा है 13/50। 13/50 का स्क्वायर कर देना है तो तुम्हें ई ऑफ एक्स का स्क्वायर मिल जाएगा। वो मीन होगा क्या?
वो मीन नहीं होगा। मीन क्या होगा? मीन होगा समेशन एक्स आई पी आई। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हो गया वेरिएंस। अब स्टैंडर्ड डेविएशन। अच्छा, वेरिएंस को रिप्रेजेंट करने का तरीका ऐसे होता है, वेरिएंस ऑफ एक्स। चलिए अब बात करते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन की। तो स्टैंडर्ड डेविएशन को रिप्रेजेंट करते हैं सिग्मा स्टार टाइप से। ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला होता है रूट ऑफ वेरिएंस। वेरिएंस ऑफ एक्स का रूट निकाल लो, आ जाएगा स्टैंडर्ड डेविएशन। इसको एस डी से भी लिखते हैं, इसको सिग्मा से भी दिखाते हैं। तो इसका फॉर्मूला होता है रूट ऑफ वेरिएंस। ठीक है, तो ये हो गया हम लोगों का पूरा केस। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे एक्सपेक्टेड वैल्यू का फॉर्मूला हो गया, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर हो गया, वेरिएंस का फॉर्मूला हो गया। ठीक है, और स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला हो गया। ओके, ठीक है। ओके, आइए अब हम लोग बात करते हैं। यहाँ पे एक नोट लिख लो, छोटा सा नोट। नोट क्या है? टू फाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस। कभी भी स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस पता करने के लिए। अच्छा, एक बात बताओ, फर्क कैसे पता चलेगा? कभी कभी लोगों को ये कंफ्यूजन हो जाता है कि जो वेरिएंस होता है वो रूट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन होता है। ऐसा कंफ्यूजन हो जाता है लोगों को। ठीक है, मतलब मुझे होता था। तो इसमें फर्क कैसे पहचान सकते हैं? तो आज तक तो मैंने कोई रास्ता निकाला नहीं, बट मैं आज रास्ता निकाल लेता हूँ। ठीक है, तो रास्ता है श्रीदेवी। जस्ट अभी अभी मेरे दिमाग में आया है। श्रीदेवी मतलब क्या? श्रीदेवी मतलब एस डी वी। ठीक है, तो क्या करना है, यहाँ पे वी के पहले इक्वल लगा देना है। तो एस डी बराबर वी। तो इससे आपको याद रहेगा कि एस डी बराबर रूट वी होता है, वी बराबर रूट एस डी नहीं होता है। ठीक है, तो ये कंफ्यूजन नहीं होगा आपको। कंफ्यूजन हो सकता है ना कि स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू रूट ऑफ वेरिएंस होता है या वेरिएंस इज इक्वल टू रूट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन होता है। तो ये कंफ्यूजन ना है, तो उसका तरीका है। तो टू फाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन, ड्रॉ टेबल ऑफ 4 कॉलम्स। ड्रॉ टेबल ऑफ 4 कॉलम्स एज। क्या क्या 4 कॉलम्स में होंगे? सबसे पहले एक्स आई, उसके बाद पी आई, उसके बाद एक्स आई स्क्वायर पी आई, और फिर उसके बाद एक्स आई पी आई। ठीक है, तो इतनी चीजें आप लोगों को निकाल के टेबल टेबल ऐसे बनाना पड़ेगा आपको। ठीक है, एक्स आई पी आई तो आपको दिया रहेगा, एक्स आई स्क्वायर पी और एक्स आई पी आई आपको निकालना रहेगा। तो एक्स आई स्क्वायर पी आई आपका ई ऑफ एक्स स्क्वायर है, और ये आपका ई ऑफ एक्स है। तो इसके बाद आप वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन, ये सब खटाखट फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, ओके, तो स्क्रीनशॉट ले लो और अब हम लोग क्वेश्चन सॉल्विंग की शुरुआत करते हैं। सब कुछ क्लियर हो गया? आई होप सब कुछ, एवरीथिंग इज क्लियर नाउ। नाउ वी शैल स्टार्ट द सॉल्विंग ऑफ क्वेश्चंस। लेट्स स्टार्ट। आइए एक्सरसाइज की सॉल्विंग शुरू करते हैं। तो एक्सरसाइज तो बहुत ही खटाखट हो जाएगा। देखो, मैथमेटिक्स में सीखने का दो मौका होता है। पहला मौका तब जब टीचर कंसेप्ट बता रहा हो, और मुझे पता है हो सकता है कई सारे लोगों को ना समझाओ। तो दूसरा मौका कब आता है? जब क्वेश्चन सॉल्विंग कर रहा हो टीचर। तो चांस रहता है कि समझ जाएगा क्वेश्चन सॉल्विंग से। क्वेश्चन सॉल्विंग से ज़्यादा समझता है। जिनको 70 समझा होगा उनको 100 हो जाएगा, जिनको 50 समझा होगा उनको 90 हो जाएगा, जिनको जीरो समझा होगा उनको भी कुछ ना कुछ तो समझ में आ ही जाएगा। राइट, मतलब बेसिक क्वेश्चन तो एटलीस्ट वो कर ही ले जाएंगे अब। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 1 में बोल रहा है लेट एक्स रिप्रेजेंट्स द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ हेड्स एंड नंबर ऑफ टेल्स ऑब्टेन्ड व्हेन अ कॉइन इज टॉस्ड 6 टाइम्स। तो अभी ऐसा ही आपको दिखेगा, कॉइन 12 बार उड़ रहा है, डाइस 6 बार रोल हो रहा है, अभी ऐसा दिखेगा। बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में तो और केसेस आएंगे। तो बेसिकली यहाँ पे एक्स क्या हो गया? एक रैंडम वेरिएबल हो गया। सो यहाँ पे लिख लो, कॉइन कितने बार उड़ाया गया है? 6 बार। सो अ कॉइन इज टॉस्ड 6 टाइम्स। ठीक है, एक कॉइन को 6 बार उड़ाया गया है। और एक्स यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? एक्स रिप्रेजेंट्स डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ हेड्स एंड नंबर ऑफ टेल्स। डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ हेड्स एंड नंबर ऑफ टेल्स ऑब्टेन्ड। ठीक है, ओके। तो डिफरेंस हमें पता करना है ना। तो एक्स की देखो क्या क्या वैल्यूज हो सकती है। एक्स में देखो, पहले तो ये चांस हो सकता है कि 0 हेड हो और 6 की 6 टेल आ जाए। चलो चाहिए तो सैंपल स्पेस भी लिख लो।
सैंपल स्पेस चाहिए तो लिख लो, जरूरी नहीं है वैसे, क्योंकि दो ही नंबर का आएगा। सैंपल स्पेस देखो ऐसा नहीं लिखना है एच 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 टी, ऐसा नहीं लिखना है, ऐसा बहुत लेंदी हो जाएगा। सैंपल स्पेस ऐसे लिखो, देखो मान लो या तो जीरो हेड आएगा और छह की छह टेल आ जाएंगी, राइट। या तो एक हेड आएगा और पांच टेल आ जाएंगी, या तो दो हेड आएगा और चार टेल आ जाएंगी, राइट। या तो तीन हेड आएगा और तीन टेल आएगा, या तो या तो चार हेड आएगा और दो टेल आएगा, राइट। या तो पांच हेड आएगा और एक टेल आएगा, या तो लास्ट केस वही है कि छह की छह हेड आ जाए और टेल आए ही ना, जीरो टेल। ये तो ये होगा हमारा सैंपल स्पेस। सैंपल पॉइंट्स लिखने की जरूरत यहाँ पे नहीं है। ओके, तो हमें क्या निकालना है, हमें डिफरेंस निकालना है ना हेड टेल के बीच में। तो यहाँ पे एक्स हो गया, चलो पहला केस ले लो। पहले केस में जीरो हेड है और छह टेल है, तो यहाँ पे डिफरेंस कितना आ गया, यहाँ पे डिफरेंस आ गया -6 का। और अगला एक्स ले लो, अगले एक्स में एक हेड है और पांच टेल है, तो डिफरेंस कितना आ गया, 1 - 5। डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ हेड्स एंड नंबर ऑफ टेल्स, मतलब नंबर ऑफ हेड्स माइनस नंबर ऑफ टेल, 1 - 5 कितने का आ गया, -4। एक सब दूसरा ले लो, टू हेड एंड फोर टेल, दो हेड और चार टेल्स, ठीक है, तो कितना आ जाएगा, -2। अच्छा, तीन हेड और तीन टेल कितना आ जाएगा, जीरो। ठीक है, अगला केस ले लो, चलो आगे ही ले लो यहाँ पे, एक्स चार हेड और दो टेल कितना आ जाएगा, 2। अगला केस ले लो, पांच हेड एक टेल कितना आ जाएगा, 4। अगला केस ले लो, छह हेड जीरो टेल कितना आ जाएगा, 6। तो बेसिकली एक्स कौन कौन सी वैल्यूज ले सकता है, इसमें बोला है व्हाट आर द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स। सो देयर फोर possible values of x are possible values of x are -6 -4 -2 0 2 4 6। खत्म। समझ में आ गया क्वेश्चन नंबर वन, क्लियर। चलो क्वेश्चन नंबर टू देखो। क्वेश्चन नंबर टू में बोला है एक अर्न है, अर्न मतलब बैग टाइप समझ लो, बोरी टाइप समझ लो, ठीक है, जिसमें पांच रेड है और दो ब्लैक बॉल है। दो बॉल को रैंडमली ड्रॉ किया गया, एक्स डिनोट्स नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स, तो पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स बोलो, ठीक है। अच्छा, सो एन अर्न कंटेन्स फाइव रेड बॉल एंड टू फाइव रेड बॉल एंड टू ब्लैक बॉल, ठीक है। एन अर्न, आंसर लिख रहा हूं मैं, सॉल्यूशन, ठीक है। एन अर्न कंटेन्स फाइव रेड एंड टू ब्लैक बॉल्स, ठीक है। दो ब्लैक बॉल है और फाइव रेड बॉल्स है। एक्स डिनोट्स नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स, ठीक है। अच्छा, तो एक्स की वैल्यूज क्या क्या हो सकती हैं, देखो, या तो कोई ब्लैक बॉल हाथ में नहीं आएगा, दोनों के दोनों रेड आ जाएंगे, ठीक है। तो देखो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, एक्स कैन बी इक्वल टू रेड रेड, दो ही बॉल्स निकाल रहे हैं ना, नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स एंड टू बॉल्स आर ड्रॉन, ठीक है, दो बॉल को निकाला गया, टू बॉल्स आर ड्रॉन। तो पहला केस तो ये है कि भैया दोनों रेड रेड आ जाए, मतलब जीरो ब्लैक बॉल। दूसरा केस ये है कि एक ब्लैक एक रेड आए, या तो एक रेड एक ब्लैक आए, तो इस केस में वन। और तीसरा केस ये है कि दो ब्लैक बॉल है और दोनों के दोनों ब्लैक ही आ जाए, तो दो, ये भी पॉसिबल है, ठीक है। एक्स क्या डिनोट कर रहा है, एक्स डिनोट कर रहा है नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स ड्रॉन, ठीक है। अच्छा, तो हो तो गया, फिर और क्या हो गया ना, तो पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स आर, पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स आर 0, 1, 2, ठीक है। बेसिकली वाला ब्रैकेट बनाओ, ये वाला। ये हो गया क्वेश्चन नंबर टू में क्या बोला था कि ये करना है, एक बोरी है जिसमें पांच रेड है और दो ब्लैक बॉल है, तो एक्स की पॉसिबल वैल्यूज बताओ अगर एक्स डिनोट कर रहा है नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स। तो जैसे नंबर ऑफ हेड्स वाला हमने किया था एकदम शुरू में, तो वैसे ही इसमें एक ब्लैक बॉल हो सकती है, कोई ब्लैक बॉल ना हो ऐसा भी हो सकता है। अच्छा, अगर इस क्वेश्चन में ऐसा बोल देता कि पांच रेड बॉल है और दो ब्लैक बॉल है और हम छह बॉल्स निकाल रहे हैं, छह बॉल्स निकाल रहे हैं, ठीक है, तो इसमें वो वाली कंडीशन हट जाती, कौन सी वाली, जीरो ब्लैक बॉल वाली। क्योंकि अगर छह बॉल निकाल रहे हो और पांच की पांच रेड आ जाए, तो भी चांस है कि एक तो ब्लैक आना ही है फिर, तो वहाँ पे जीरो ब्लैक बॉल वाली कंडीशन हट जाती है। समझ पा रहे हो क्या बोल रहा हूँ। चलो आगे बढ़ जाओ फिर, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर टू, ठीक है। क्वेश्चन नंबर थ्री में तुम्हें बताना है कि स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट द प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन ऑफ द रैंडम वेरिएबल, गिव रीजन फॉर योर आंसर, मतलब इनमें से कौन है और कौन नहीं है प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। तो मैंने क्या बोला था, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन के लिए मैंने आपको दो कंडीशन बताई थी। चलो क्वेश्चन नंबर वन जैसे हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, तो वन में देखो
सारे जो प्रोबेबिलिटीज हैं, सिंस पी ऑफ एक्स जो है वो सारे के सारे जीरो से बड़े हैं। ये पहली कंडीशन है कि सबके सब जीरो से बड़े होने चाहिए और वन से छोटे होने चाहिए, तो वन से छोटा भी लिख दो। सिंस ऑल पी ऑफ एक्स लाइज बिटवीन जीरो टू वन। अच्छा, इसको ऐसा ना लिख के, चलो ऐसे ही लिख लो। सिंस जीरो लेस देन इक्वल टू पी ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू वन एंड समेशन ऑफ पी एक्स, ठीक है, समेशन ऑफ पी एक्स इज इक्वल्स टू 0.4 प्लस 0.4 प्लस 0.2। समेशन इनका कितना आ रहा है? समेशन आ रहा है इनका वन। देयर फोर पी ऑफ एक्स कैन बी रिगार्डेड एज पी एम एफ, कैन बी रिगार्डेड एज दैट्स इट, एस इन दी एज दैट। मतलब क्या करना है, सारी प्रोबेबिलिटीज पॉजिटिव होनी चाहिए, वन से कम होनी चाहिए, और इनका जो प्रोबेबिलिटीज का समेशन है वो प्रोबेबिलिटीज का समेशन वन के इक्वल आना चाहिए। तो उनको हम लोग बोल देंगे पीएमएफ ऑफ रैंडम वेरिएबल। पीएमएफ होने की पहली कंडीशन वन से कम होनी चाहिए सारी प्रोबेबिलिटीज और जीरो से बड़ी होनी चाहिए, और दूसरी कंडीशन सबका समेशन कितना होना चाहिए? वन होना चाहिए। प्रोबेबिलिटीज, एक्स की वैल्यू नेगेटिव हो सकती है, प्रोबेबिलिटी की वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकती। जैसे देखो क्वेश्चन नंबर 4 में आपको दिख रहा है ये नेगेटिव है, ठीक है, चलेगा, प्रोबेबिलिटी नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। जैसे क्वेश्चन नंबर 2, आइए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं यहाँ पे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको क्लियरली दिख रहा है कि यहाँ पे जो पी ऑफ थ्री है, सिंस पी ऑफ थ्री इज लेस देन जीरो, देयर फोर पी ऑफ एक्स कैन नॉट बी रिगार्डेड एज पी एम एफ, दैट्स इट। जब पी ऑफ थ्री ही नेगेटिव मिल गया तो पूरा चेक करने का कोई सेंस है? कोई सेंस नहीं है, ठीक है। तो ये पीएमएफ नहीं बोल सकते हम लोग, क्यों? क्योंकि ये नेगेटिव है। क्लियर। और क्वेश्चन नंबर 1 में पीएमएफ क्यों बोल दिया? क्योंकि सारे पॉजिटिव भी थे और सबका समेशन बना रहा था। देखो ना यार, एक्स बराबर थ्री पे जो प्रोबेबिलिटी है वो नेगेटिव आ रही है, प्रोबेबिलिटी नेगेटिव हो सकती है नहीं ना, तो उसको हम लोग प्रोबेबिलिटी पीएमएफ नहीं बोलेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 में देखो, क्वेश्चन नंबर 3 में सिंस ऑल द प्रोबेबिलिटीज आर ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो एंड लेस देन इक्वल टू वन एंड जो समेशन आ रहा है, समेशन निकालो, समेशन पी एक्स। समेशन पी एक्स कितना आ रहा है? देखो 0.1 प्लस 0.6 प्लस 0.3, तो कितना आ रहा है ये आ रहा है 0.7 प्लस 0.3, वन आ रहा है। देयर फोर पी ऑफ एक्स कैन बी रिगार्डेड एस पी एम एफ, या फिर इट इज पी एम एफ लिख दो, सीधा सीधा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। आइए चौथा क्वेश्चन देख लीजिए। चौथे क्वेश्चन में सारी प्रोबेबिलिटीज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो हैं, ठीक है। सिंस ऑल द प्रोबेबिलिटीज ग्रेटर देन इक्वल टू वन, सॉरी, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो एंड लेस देन इक्वल टू वन एंड समेशन ऑफ पी ऑफ एक्स निकाल लो। समेशन ऑफ पी ऑफ एक्स आएगा 0.3 प्लस 0.2 प्लस 0.4 प्लस 0 प्लस 0.005 प्लस 0.05। तो समेशन कर दो, 3 2 5 4 9, और 9 में ये जुड़ेगा तो आएगा 0.95। तो 0.95 आया, जो कि वन के इक्वल नहीं है, ठीक है। तो सिंस समेशन ऑफ पी ऑफ एक्स जो है वो वन के इक्वल नहीं आ रहा है, देयर फोर इट इज नॉट पीएमएफ। चिंदी, समझ में आ रहा है ना क्या करना है? ये पांचवा क्वेश्चन देखिए। पांचवे क्वेश्चन में देखो, जो y है उसका जो -1 है वहां पे, लेकिन इस -1 से हमें घंटा फर्क नहीं पड़ता। फर्क हमें किससे पड़ता है? प्रोबेबिलिटीज से। तो सिंस जो प्रोबेबिलिटीज हैं वो सारी की सारी पॉजिटिव हैं और वन से छोटी हैं, एंड समेशन ऑफ पी ऑफ एक्स जो है वो कितना आ रहा है? वो आ रहा है 0.6 प्लस 0.1 प्लस 0.2, 6 2 8 1 9 आ रहा है, मतलब 0.9 आ रहा है, मतलब वन के इक्वल नहीं है। सो देयर फोर पी ऑफ एक्स इज नॉट पीएमएफ। रीजन का मतलब वही कि नॉट इक्वल टू वन, रीजन में तुम्हें कहानी थोड़ी लिखनी है कोई, दैट्स इट, ठीक है। ओके, छठे में देखो, ये पीएमएफ इसलिए नहीं नहीं हुआ है कि जो वाई है वो -1 है। ये पीएमएफ इसलिए नहीं हुआ है क्योंकि जो यहाँ पे समेशन आ रहा है वो वन के इक्वल नहीं आ रहा है, इसलिए पीएमएफ नहीं हुआ है, ठीक है। बाकी अगर वो -1 रहता और ये जो जीरो के नीचे वाला ये सपोज 0.2 हो जाता, तो अब इसको हम पीएमएफ बोल देते, इससे घंटा फर्क नहीं पड़ता, इससे फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है, ध्यान रखना उसको। चलो आ जाओ, छठा करते हैं। तो छठे में सारी की सारी प्रोबेबिलिटीज तो पॉजिटिव है, जीरो लेस देन इक्वल टू पी ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू वन एंड समेशन ऑफ पी ऑफ एक्स निकालो तो वो भी देखो वन आ रहा है। तो इस केस में देखो, यहाँ पे -1 है, यहाँ पे -2 है, बट इससे फर्क नहीं पड़ता है, इसीलिए देखो सबका समेशन कितना आ रहा है? 0.4 प्लस 0.3 प्लस 0.3, समेशन कितना आ रहा है? वन आ रहा है। तो इसका मतलब पी ऑफ एक्स इज पीएमएफ। समझ गए ना?
ईएमएफ होने ना होने के लिए रैंडम वेरिएबल से कोई लेना देना नहीं है। बेसिकली प्रोबेबिलिटीज पॉजिटिव होनी चाहिए और उनका समेशन 1 के इक्वल होना चाहिए। देयरफॉर इट इज प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन पीएमएफ। ठीक है, क्लियर, आसान। चलो फिर आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बट उससे पहले मैं थोड़ा इसको ठिकाने लगा दूं। आइए क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ढूंढना है, मतलब बेसिकली वो टेबल बनाना है पीडी का। ठीक है, पी आई कॉमा एक्स आई वाला। तो आसानी से बना लेंगे। इसमें बोला है फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ, पहला है नंबर ऑफ हेड्स इन टू टॉसेज ऑफ कॉइन। ये तो शायद मैंने आपको बनवाया भी था, फिर से बनवा लेंगे। चलिए, तो पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। इसमें है नंबर ऑफ हेड्स इन टू टॉसेज ऑफ अ कॉइन। ठीक है, चलिए। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखो सॉल्यूशन लिखना शुरू करते हैं। अ कॉइन इज टॉस्ड ट्वाइस। ठीक है, अ कॉइन इज टॉस्ड ट्वाइस। अगर एक कॉइन को 2 बार उड़ाया गया तो सैंपल स्पेस में क्या क्या आएगा बताओ। सैंपल स्पेस में आएगा यहाँ पे एच एच, टी एच, एच टी और टी टी। ठीक है, हम लोग मान लेते हैं यहाँ पे रैंडम वेरिएबल एक्स है। लेट रैंडम वेरिएबल एक्स बी द नंबर ऑफ हेड्स इन टू टॉसेज ऑफ अ कॉइन। एक रैंडम वेरिएबल एक्स बी द नंबर ऑफ हेड्स इन टू टॉसेज ऑफ अ कॉइन। ओके, तो ओके, तो रैंडम वेरिएबल एक्स बी द नंबर ऑफ हेड्स इन टू टॉसेज ऑफ अ कॉइन। तो अगर एक्स में दो दो हेड्स हैं, एक्चुअली मैं कुछ सोचने लगा था यार, मेरा ध्यान कहीं और चला गया था, तो बेसिकली आई एम सॉरी। सो चिन दिए हमने रैंडम वेरिएबल एक्स को, मान लिया नंबर ऑफ हेड्स को दो टॉसेज ऑफ अ कॉइन में। तो एक्स एच एच क्या आ जाएगा, एक्स एच एच आ जाएगा 2। और अगर एक्स में एक हेड एक टेल है, या फिर एक्स में एक टेल एक हेड है, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 1। और अगर एक्स में दोनों टेल आ गए तो एक्स की वैल्यू क्या हो गई 0। देयर फोर एक्स कैन टेक द वैल्यूज 0, 1, 2। टेक द वैल्यूज 0, 1, 2। अब प्रोबेबिलिटी सबकी निकाल लो। प्रोबेबिलिटी ऑफ पी एक्स बराबर 0। एक्स बराबर 0 के लिए प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, एक्स बराबर 0 के लिए मतलब ये आप पूछ रहे हो प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स बराबर टी टी के लिए। ठीक है, तो बेसिकली इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी, इसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 1/4। क्योंकि एक्स बराबर 0 कैसे आएगा, एक्स बराबर 0 कैसे आएगा, टेल टेल अपॉन टोटल नंबर्स। तो टेल टेल सिर्फ एक ही है। ठीक है, और एक्स बराबर 1 की ऐसी प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी, पी ऑफ एक्स बराबर 1 क्या आ जाएगा, पी ऑफ एक्स बराबर 1 आ जाएगा 2/4। क्योंकि इसमें दो दो एलिमेंट्स है। अरे भाई, एक्स बराबर 1 मतलब क्या, एक हेड। एक हेड की प्रोबेबिलिटी क्या है, 2/4। और ये थोड़ा दिमाग में थोड़ा तेजी से करना पड़ेगा, राइट। तो ये आ गया 1/2। तो पी ऑफ एक्स बराबर 2 क्या आ जाएगा, पी ऑफ एक्स बराबर 2 भी आ जाएगा 1/4। ठीक है, सो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इज गिवन एज, पी डी इज गिवन एज, कैसे, यहाँ पे टेबल बना दो, एक्स पी। ठीक है, 0, 1, 2। 0 के लिए प्रोबेबिलिटी 1/4, 1 के लिए प्रोबेबिलिटी 2/4, 2 के लिए भी प्रोबेबिलिटी 1/4। चलिए, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1, छाप लीजिए। सिंपल, ऐसे ही करना है। अच्छा, 3 कॉइन्स के टॉस में कैसे करेंगे, ऐसे ही करेंगे। ठीक है, चलिए करते हैं उसे भी। आइए क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में बोले नंबर ऑफ टेल्स इन 3 टॉसेज ऑफ अ कॉइन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में है नंबर ऑफ टेल्स इन 3 टॉसेज। ठीक है, तो चलिए इसका सॉल्यूशन लिखते हैं। सो अ कॉइन इज टॉस्ड 3 टाइम्स, अ कॉइन इज टॉस्ड 3 टाइम्स। तो अगर एक कॉइन को 3 बार हम लोग उड़ाते हैं, तो इसमें सैंपल स्पेस क्या क्या आता है, याद है आपको, आपको नहीं याद है, मुझे याद है। क्या क्या आता है सैंपल स्पेस, इसमें सैंपल स्पेस आता है एच एच एच, एच टी एच, टी एच एच और टी टी एच। ठीक है, इसके बाद एच एच टी, एस टी टी। ठीक है, एस टी टी, टी एस टी और टी टी टी। बेसिकली इसको याद करने का एक तरीका होता है, और आप महान लोगों ने मेरा प्रोबेबिलिटी का लेक्चर तो देखा नहीं होगा। इसको याद करने का तरीका क्या होता है, टू टॉसेज ऑफ अ कॉइन में जो केसेस आते हैं ना, क्या क्या आता है, एच एच आता है, टी एच आता है, एस टी आता है और टी टी आता है ना। तो क्या करने का, सबसे पहले इन सभी के साथ एच जोड़ देने का। तो देखो मैंने शुरू के 4 में वही किया है, और अगले 4 में टी जोड़ देने का। देखो अगले 4 में मैंने वही किया है, तो आ जाता है सीधा आंसर।
ये सारे शॉर्टकट्स यार मैंने अपने बेहतरीन कीमती लेक्चर्स में बताए, जो कि आपने तो देखे नहीं होंगे। अब देख लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया सैंपल स्पेस। अच्छा, सो लेट रैंडम वेरिएबल एक्स, ठीक है, लेट एक्स बी द रैंडम वेरिएबल लिख दो। लेट रैंडम वेरिएबल एक्स बी द नंबर ऑफ टेल्स इन थ्री टॉसेज ऑफ अ कॉइन। ठीक है, थ्री टॉसेज ऑफ कॉइन। तो यहाँ पे एक्स की कौन कौन सी वैल्यूज हो सकती है? देखो, या तो एक टेल आ सकता है, या तो दो टेल आ सकते हैं, या तो तीनों टेल आ सकते हैं, या तो एक भी टेल नहीं आ सकता। तो चार वैल्यूज होंगी, बट कौन कौन सी होंगी वो चेक करते हैं। देखो, कोई टेल ना आने वाला केस कौन सा होगा जिसमें तीनों हेड आ जाए? तो एक्स एच 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 बराबर जीरो। अच्छा, एक टेल आने वाले केस कौन कौन से होंगे? एच टी एच और एच एच टी, और एक और होना चाहिए, और एक होगा, और एक कौन सा होगा? एच एस टी हो गया, टी एच एच होगा एक। ठीक है, तो बेसिकली इसके लिए वैल्यूज क्या हो गई? इसके लिए वैल्यूज हो गई वन। अच्छा, अच्छा ठीक है। दो टेल के लिए कौन कौन से केसेस होंगे? इसके लिए भी तीन केसेस होने चाहिए, दो टेल के लिए भी। तो एक होगा एच टी टी, एक होगा टी टी एच, एक होगा टी एच टी। ठीक है, तो ये भी हो गया दो टेल के लिए। और तीनों टेल के लिए कौन कौन से केसेस होंगे? सिर्फ टी 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 टी। तो ये हो गया तीनों टेल के लिए। तो एक्स की वैल्यूज कौन कौन सी हो सकती है? देयर फोर एक्स कैन टेक द वैल्यूज, कौन कौन सी वैल्यूज एक्स ले सकता है? जीरो कॉमा वन कॉमा टू ले सकता है। ठीक है, ओके। सो प्रोबेबिलिटीज निकाल लेते हैं। सो हमें ये पता है, यहाँ पे चाहिए तो ऐसा लिख दो, इट इज नोन दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ, नहीं जाने दो, लिखने की जरूरत नहीं है यार, ये तो समझने वाली चीज है ना, वरना 8 बार लिखना पड़ेगा। मतलब बेसिकली हमें ये पता है कि आठों की प्रोबेबिलिटी क्या है? 1/8। एच 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 आ जाए इसकी प्रोबेबिलिटी 1/8, टी एच टी आ जाए इसकी प्रोबेबिलिटी 1/8, टी टी एच आ जाए इसकी प्रोबेबिलिटी 1/8। ठीक है, सो एक्स कैन टेक द वैल्यू जीरो कॉमा वन कॉमा टू, तो एक्स बराबर जीरो निकाल लो। पी एक्स बराबर जीरो, एक्स बराबर जीरो का मतलब है प्रोबेबिलिटी ऑफ एच एच एच, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एच 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 आ जाएगा 1/8। ठीक है, एक्स बराबर वन, एक्स बराबर वन की प्रोबेबिलिटी क्या है? पी एक्स बराबर वन, पी एक्स बराबर वन प्रोबेबिलिटी ऑफ एच टी एच प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ टी एच एच प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एच एच टी, ये तीनों प्रोबेबिलिटीज का सम। तो सबकी प्रोबेबिलिटी 1/8 है, तो इसका सम कितना आ गया? 3/8। ठीक है, और पी एक्स बराबर दो, दो टेल आने का भी ऐसे ही होगा। दो टेल आने का क्या क्या हो जाएगा? टी टी एच प्लस टी एच टी प्लस टी एच एच, सॉरी, टी टी एच हो गया एच टी टी बचा है ना? हाँ, एच टी टी। ठीक है, तो इन तीनों की प्रोबेबिलिटीज का सम क्या हो जाएगा? 3/8। तो ये हो गया पी एक्स बराबर दो, और पी एक्स बराबर तीन निकालो, मतलब तीनों टेल आने का, तीनों टेल आने का समेशन क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा पी टी टी टी, इसकी भी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/8। तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे दे दोगे? देखो, देयर फोर पी डी इज गिवन एज, कैसे देंगे? देखो, ये हो गया एक्स, ये हो गया पी। एक्स बराबर जीरो, एक्स बराबर वन, एक्स बराबर टू, एक्स बराबर थ्री। ठीक है, तो बेसिकली ये थ्री है। ओके, तो एक्स बराबर जीरो की प्रोबेबिलिटी क्या है? 1/8। एक्स बराबर थ्री की प्रोबेबिलिटी क्या है? 1/8। एक्स बराबर वन की प्रोबेबिलिटी क्या है? 3/8। और एक्स बराबर टू की प्रोबेबिलिटी क्या है? वो भी है 3/8। तो इसको प्रॉपरली टेबल के फॉर्म में लिख देना आप लोग। ठीक है, तो ये हो गया प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन व्हेन नंबर ऑफ टेल्स इन थ्री टॉसेज ऑफ अ कॉइन। ठीक है, तो ये बॉक्स थोड़ा आप लोग अच्छे से बना लेना, और ये पी ऑफ एक्स है, राइट? तो आप लोग ये थोड़ा सा ठीक से बना लेना। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। अच्छा, यहाँ पे भी पी लिखा है, सिर्फ पी ऑफ एक्स है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 है नंबर ऑफ हेड्स इन फोर टॉसेज ऑफ अ कॉइन। भाई भाई भाई, कहानी इंटरेस्टिंग होते जा रही है। क्वेश्चन नंबर 3 है नंबर ऑफ हेड्स इन फोर टॉसेज ऑफ अ कॉइन। अब देखो कॉइन को, अब देखो कॉइन को 4 बार उड़ा दिया गया है। ठीक है, नंबर ऑफ हेड्स इन फोर टॉसेज ऑफ अ कॉइन। तो अगर कॉइन को यहाँ पे 4 बार उड़ा दिया गया है, तो सैंपल स्पेस क्या आएगा? देखो, सैंपल स्पेस लिखने का तरीका अब दोबारा बताऊं? अब की क्या करो, जो तुमने थ्री टॉसेस के लिए लिखा था ना सैंपल स्पेस, क्या क्या लिखा था? अच्छा, पहले दो टॉसेस के लिए क्या क्या लिखा था? एच एच, टी एच, एच टी, टी टी।
क्या क्या तुमने इन सब में एच जोड़ दिया ना, तो एच जोड़ के यहाँ पे लिखो एच 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 टी एच 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 टी एच टी टी एच। अब इसके बाद इसमें टी जोड़ दो, मतलब एच एच टी एच टी टी और टी टी टी। ठीक है। अच्छा, अभी क्या करो, इन आठों में टी जोड़ दो और फिर इन आठों में एच जोड़ दो, तो नंबर ऑफ हेड्स मतलब सॉरी नंबर ऑफ फोर टॉसेज में आप लोगों को फिर सैंपल स्पेस मिल जाएगा। तो सैंपल स्पेस क्या मिलेगा देखो, अगर टी जोड़ते हो तो क्या क्या आएगा, आएगा एच 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 टी एच एच टी एच टी एच टी, ठीक है, टी टी एच टी एच एच टी टी और फिर टी एच टी टी और फिर टी एच टी टी हो गया, एच टी 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 और फिर टी 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 एच टी 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 और फिर टी 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 टी। अब क्या करना है, अब इन आठों में क्या जोड़ देना है, अब इन आठों में एच जोड़ देना है, ठीक है। और फिर सैंपल स्पेस कितना हो जाएगा, सैंपल स्पेस हो जाएगा 16। सिंपल। अगर 5 का आया तब क्या करोगे, इन 16 को बना के एक बार एच जोड़ोगे एक बार टी जोड़ोगे, मजाक नहीं कर रहा हूँ, आ भी सकता है, ठीक है। ओके, तो अब की बार एच जोड़ना है, तो एच जोड़ेंगे तो एच 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 टी एच एच एच, ठीक है, एच टी एच 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 टी एच एच, ठीक है, टी टी एच एच और फिर एच एच टी एच और फिर टी एच और फिर उसके बाद एच टी एच और फिर ट्रिपल टी एक एच। ओके, तो तीन तीन छः 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 12 4 16, तो यहाँ पे सैंपल पॉइंट्स कितने हो गए 16। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे रैंडम वेरिएबल एक्स मान लो, ठीक है, लेट एक्स बी द नंबर ऑफ हेड्स इन फोर टॉसेज ऑफ कॉइन। तो क्या आपकी बार भी हमें एक्स को ऐसा लिखना पड़ेगा, एक्स एच 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 टी एक्स टी एच डी टी? नहीं भाई, इतना लिखेंगे तो अब की बार भारी जाएगा, राइट। तो अब की बार छोटा कर लेते हैं, शॉर्टकट मार लेते हैं। कैसे, वी कैन ऑब्जर्व दैट, हम लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं ना, वी कैन ऑब्जर्व दैट एक्स कैन टेक द वैल्यूज, कौन कौन सी वैल्यूज ले सकता है एक्स, एक्स कैन टेक द वैल्यूज एज, कौन कौन सी वैल्यू ले सकता है एक्स, नंबर ऑफ हेड्स या तो जीरो होंगे, या तो एक हेड होगा, या तो दो हेड होगा, या तो तीन हेड होगा, या तो चार हेड होगा। ये चार पांच वैल्यूज जो एक्स है वो ले सकता है। ठीक है, अब हमें क्या करना होगा, अब हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी पड़ेगी व्हेन एक्स बराबर जीरो, एक्स बराबर वन, एक्स बराबर टू, एक्स बराबर थ्री के लिए। सो व्हेन एक्स बराबर जीरो, एक्स बराबर जीरो मतलब नो हेड, नो हेड में कौन कौन सा यहाँ पे आ जाएगा देखो, कौन कौन सा यहाँ पे सैंपल पॉइंट आएगा, सिर्फ टी 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 आएगा, राइट। तो पी ऑफ एक्स से यहाँ पे क्या आ गया, पी ऑफ एक्स बराबर जीरो क्या आ गया बताओ, पी ऑफ एक्स बराबर जीरो आ गया तब 1/16। पी एक्स बराबर जीरो का फॉर्मूला कैसे लिखोगे, पी एक्स बराबर जीरो का फॉर्मूला लिखोगे एन एक्स बराबर जीरो अपॉन एन एस। तो एन एक्स बराबर जीरो कितना है, मतलब जीरो हेड के लिए जो एन एक्स है वो कितना है, वन है, हो गया वन और नीचे आ गया 16। अच्छा, वेन एक्स बराबर वन, एक्स बराबर वन मतलब एक हेड, तो इसमें कौन कौन से आ जाएंगे देखो, इसमें आ जाएगा एक हेड में आ जाएगा देखो टी टी एच टी, टी टी एच टी एन आर, टी एस टी टी एन आर आणि एस टी टी एन आर, ठीक है, आणखी टी 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 एच एन आर, ठीक है। सो टी 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 एच आता, आता एन एक्स किती आले, एन एक्स कितना है, फोर। आई एम सॉरी, आई एम नॉट मेकिंग फन ऑफ एनी लैंग्वेज, ठीक है, आई एम जस्ट टेस्टिंग माई सेल्फ दैट हाउ गुड आई एम एट मराठी एंड आई नो दैट आई एम वेरी बैड एट मराठी, सो आई वोंट स्पीक लेटर, ठीक है। ओके, पी एक्स बराबर बना गया 4/16, अंग्रेजी भी कुछ खास नहीं। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। तो एक्स बराबर टू के लिए अब निकालते हैं, ठीक है। सो व्हेन एक्स बराबर टू, एक्स बराबर टू मतलब दो हेड, तो बताओ कौन कौन आ जाएगा इसमें दो हेड में, दो हेड में यहाँ पे आ जाएगा टी एच एच टी, आता बघा एच टी एच टी, अब ये देखते हैं एच एच टी टी, ठीक है, टी टी एच एच, इसके अलावा, ठीक है, यहाँ शिवाय को, इसके अलावा कोई है, टी एच आएगा ना, तो टी एच भी आ जाएगा। ओके, तो एक और केस इसमें भी आना चाहिए फिर यार, अच्छा एक और केस आना चाहिए फिर यार, नहीं जरूरी नहीं है, तो टी एच भी आ गया, और कोई टी एच एच आया और टी एच भी आ गया और एच टी एच भी आएगा, राइट, तो एच टी एच भी आ गया। तो एन एक्स बराबर टू मतलब पी एक्स बराबर टू कितना आ गया, पी एक्स बराबर टू आ गया, ये कितना है, ये है 6, तो पी एक्स बराबर टू आ गया 6/ओ, ठीक है, तो ये आ गया 6/16।
ठीक है, क्योंकि एन एक्स जो था वो कितना आया था, एन एक्स जो था वो आया था 6। ठीक है। अच्छा, अब वेन एक्स बराबर 3 लेते हैं। तो वेन एक्स बराबर 3, और फिर उसके बाद वेन एक्स बराबर 4 भी है। सो वेन एक्स बराबर 3, तो 3 के लिए जो सैंपल स्पेस है एक्स के लिए वो क्या आ जाएगा, देखो। तीन हेड कहाँ कहाँ पर है, वो तो पहले वाले में ही है, एच 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 टी। ठीक है, आगे देखते हैं। और टी ट्रिपल एच। ठीक है, टी ट्रिपल एच और एच एच टी एच। टी ट्रिपल एच और एच एच टी एच। अच्छा, इसको 4/16 ही रहने दो, ठीक है। ओके। अच्छा, डबल एच टी एच हो गया। और 3H कहाँ आ रहा है, और 3H देखो, और 3H देखो। 4 1 5 6 11, 11 4 15, एक और आना चाहिए वैसे। एच 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 टी आ गया। टी एच टी नहीं आएगा, एच टी नहीं आएगा, टी नहीं आएगा, एच टी नहीं आएगा, एच ट्रिपल टी नहीं आएगा। वेन एक्स बराबर 3, टी ट्रिपल एच आ गया, ठीक है। एच आ गया। अच्छा, एच नहीं आया ना, तो ये आ गया एच ठीक है। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स बराबर 3 कितना आ गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स बराबर 3 आ गया 4/16, तो ये भी आ गया 4/16। ठीक है, क्योंकि एन एक्स कितना आया था, यहाँ पे एन एक्स आया था 4। अच्छा, फाइनल ले लो, वेन एक्स बराबर 4। सो वेन एक्स बराबर 4 मतलब 4 हेड, तो 4 हेड वाला सिर्फ एक ही केस पॉसिबल है, जो कि ये है। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे एन एक्स जो है वो 1 आ गया, तो देयर फोर जो पी एक्स बराबर 4 है, उसकी वैल्यू कितनी आ गई, उसकी वैल्यू आ गई 1/16। चलिए प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकाल लेते हैं। सो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इज गिवन एज, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इज गिवन एज, आइए, तो यहाँ पे है एक्स और यहाँ पे है पी ऑफ एक्स। तो एक्स बराबर 0 1 2 3 4, ये केसेस पॉसिबल थे ना। 0 हेड पर 1/16, 1 हेड पर 4/16, 2 हेड पर 6/16, 3 हेड पर 4/16, 4 हेड पर 1/16। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आंसर। तो ये टेबल सजा तुम लेना, बाकी मैंने इतना बना लिया है, ठीक है। ठीक है, मतलब सजाने का काम यार मेरे को आता नहीं है, तो तुम कर लेना। चलिए, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी। चलिए, इसका स्क्रीन शॉट ले लीजिए, दो पार्ट्स में लेना पड़ेगा तुम्हें। चलो, पहला पार्ट ले लो। आइए, सेकंड पार्ट ले लीजिए। ओके। समझ में आया ना कैसे करते हैं, बस करते जाओ करते जाओ करते जाओ, आंसर आ जाएगा। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमने कंप्लीट कर लिया। फिफ्थ में देखते हैं। चलो, फिफ्थ क्वेश्चन थोड़ा सा आसान रहेगा शायद, ठीक है। और फिर सिक्स्थ भी आसान है। चलो, सेवेंथ मतलब छोटे, बेसिकली आसान नहीं, छोटे की बात कर रहा हूँ मैं। तो ये सारे क्वेश्चन सब छोटे। चलिए, क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ सक्सेस इन टू टॉसेज ऑफ अ डाई वेयर अ सक्सेस इज डिफाइंड एज नंबर ग्रेटर देन 4 अपीयर्स ऑन एटलीस्ट वन डाई। मतलब कि पहले हम लोग देखो, व्हेन टू डाइस आर रोल्ड, ठीक है, यहाँ पे दो डाइस को फेंका गया है ना। अच्छा, एक ही डाई को दो बार फेंका गया है, ओके। सो अ डाई इज टॉस्ड ट्वाइस, अ डाई इज टॉस्ड ट्वाइस। तो इसको दो बार फेंका गया है, तो इसका सैंपल स्पेस क्या बनेगा, एक बार बताना जरा। इसका सैंपल स्पेस बताना। इसके सैंपल स्पेस पहली बार 36 लोग आएंगे। मैं 36 बॉक्सेस यहाँ पे बना देता हूँ, 36 ब्रैकेट 4। एक डाई पर अगर नंबर 4 से बड़ा अपीयर हो गया तो उसको हम लोग सक्सेस बोलेंगे, ठीक है। तो लेट एक्स बी द नंबर ऑफ डाई ऑन विच, नंबर ऑफ डाई ऑन विच नंबर ग्रेटर देन 4 अपीयर्स, नंबर ग्रेटर देन 4 अपीयर्स, ठीक है। ग्रेटर देन 4 अपीयर्स, तो 4 से बड़ा नंबर मान लो किसी डाइस पर आता है, ठीक है। तो अब क्या क्या चांसेस है यहाँ पे, क्या क्या चांसेस है बताओ। देयर फोर एक्स कैन टेक द वैल्यू, कौन कौन सी वैल्यू एक्स ले सकता है। एक्स कैन टेक द वैल्यू, या तो किसी डाई पर ना आए, बट सक्सेस कैसे होगा फिर, तो सक्सेस जीरो ना। किसी डाई पर नहीं आया मतलब जीरो। एक डाई पर आए, या तो दोनों ही डाई पर नंबर ग्रेटर देन जीरो आ जाए। ये हो गया हमारा एक्स, ठीक है। तो अभी क्या करोगे, यहाँ पे सॉल्व करोगे कैसे, वेन एक्स बराबर जीरो। तो मैं बोल रहा था कि इसको करने का एक और तरीका होता है, फिलहाल एक्स बराबर हो जाएगा यहाँ पे 0, 1, 2।
देखो पिछले जो क्वेश्चंस हम लोगों ने किए वो देखो थोड़े से लेंदी गए ना, मतलब हम लोगों को इतना बड़ा जाना पड़ा पीडी बनाने के लिए। ठीक है, इसमें देखो थोड़ा सा शॉर्ट कर सकते हैं। मतलब क्या कर सकते हैं हम लोग, देखो यहाँ पे लिख दो क्या, यहाँ पे लिख दो एक्स बराबर एक्स आई। ठीक है, और यहाँ पे लिख दो वो इवेंट्स जो उसमें आ रहे हैं, और यहाँ पे फाइंड कर लो उसकी प्रोबेबिलिटी पी एक्स बराबर एक्स आई। समझ गए ना, मतलब बेसिकली जो काम वहां पे हम लोग पहली लाइन में, फिर तीसरी लाइन में, फिर चौथी लाइन में ऐसा करते थे, वो यहाँ पे टेब्यूलर फॉर्म में कर लो। तो उसको भी ऐसा कर सकते हो या इसको भी वैसा कर सकते हो, बट मैं दोनों मेथड बता दे रहा हूँ ताकि आप अपनी सहूलियत के हिसाब से कर लो। एक्स बराबर जीरो में कौन कौन से इवेंट्स आ रहे थे, अभी हमने मार्क किया था। कौन कौन से इवेंट्स आ रहे थे जरा दोबारा मार्क कीजिए कंप्यूटर महाशय। तो ये सारे इवेंट्स आ रहे थे, मतलब किसी भी डाई पर जो है नंबर 5 से बड़ा नहीं आया, सॉरी 4 से बड़ा किसी डाई पर नहीं आया। तो 4 से बड़ा अगर किसी डाई पर नहीं आया तो बेसिकली सारे नंबर्स आ जाएंगे उसमें। राइट, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कौन कौन से इवेंट्स आ गए यहाँ पे देखो। यहाँ पे आ गया 1,1। यहाँ से समझ जाना यार कौन कौन आ जाएगा, समझ जाना। ठीक है, कौन कौन आ गया यहाँ पे 4,4 तक। तो प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी, प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 16/36। ठीक है, मतलब प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 4 चौक 16, 4 9 36, मतलब प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 4/9। अच्छा, अच्छा एक्स बराबर 1 के लिए बताओ कौन कौन से नंबर्स आ जाएंगे। एक्स बराबर 1 मतलब किसी एक डाई पर आ गया है। ठीक है, डाई पर नहीं, डाई पर, किसी एक डाई पर जो है वो 4 से बड़ा आ गया, बट दोनों डाई पर नहीं आया है। ठीक है, दोनों डाई पर नहीं आया है। तो बेसिकली ये आ जाएगा उसमें, ये आ जाएगा उसमें। नहीं ये नहीं आएगा ना, आएगा आएगा। ये भी आ जाएगा उसमें, ये भी आ जाएगा उसमें। ये दोनों नहीं आएंगे, ये दोनों क्यों नहीं आएंगे, क्योंकि इनमें जो नंबर्स हैं वो दोनों के दोनों ही 4 से बड़े हो रहे हैं। राइट, तो एक कोई 4 से बड़ा होना चाहिए। तो देखो इन सभी केसेस में कोई एक ही नंबर 4 से बड़ा था, तो ये सारे आ जाएंगे। बट नीचे वाले भी आ जाएंगे, वो नहीं आएंगे। ठीक है, ओके। अच्छा यहाँ पे देखो, यहाँ पे कहाँ तक ये सारे नंबर्स आ जाएंगे, ये सारे नंबर्स आ जाएंगे, क्योंकि इन सारे नंबर्स में कोई भी एक टर्म जो है वो 4 से बड़ा था। ठीक है, दोनों टर्म 4 से बड़े नहीं थे। तो यहाँ पे इवेंट्स कौन कौन से आ जाएंगे, देखो ब्लू वाले इवेंट्स तो आप लोग लिख लेना 1,5, 1,6। आप लोग लिख लेना आगे, ठीक है, आप लोग लिख लेना 6,4 तक आप लोग को लिखना ही है। तो कितना हो गया यहाँ पे, 2 2 4 2 6 2 8 10 12 14 16, ये भी हो गया 16। तो 16/36, ये भी आ गया 4/9। अच्छा, अब x बराबर 2 के लिए देखो, x बराबर 2 मतलब कि दोनों ही डाइस पर जो नंबर है वो बड़ा आ गया। किससे बड़ा आ गया, किससे बड़ा आ सकता है, 4 से बड़ा। राइट, तो 4 से बड़ा देखो यहाँ भी आया है और यहाँ भी आया है, तो बेसिकली ये हो गया हमारा 4। राइट, तो यहाँ पे कौन कौन से नंबर्स आ गए, यहाँ पे आ गया हम लोगों का 5,5। ठीक है, यहाँ पे क्या क्या आ गया हमारा, यहाँ पे आ गया 5,5, 5,6, 6,5, 6,6। प्रोबेबिलिटी हो गई 4/36, मतलब प्रोबेबिलिटी हो गई 1/9। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इज गिवन एज, कैसे दे दोगे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इज गिवन एज, कैसे दे दोगे देखो, ये हो गया एक्स और ये हो गया पी ऑफ एक्स। ठीक है, एक्स बराबर 0 1 2। आइए, 0 के लिए प्रोबेबिलिटी क्या आई थी 4/9, 1 के लिए प्रोबेबिलिटी क्या आई थी 4/9, 2 के लिए प्रोबेबिलिटी क्या आई 1/9। तो ये हो गया प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। अब बाकी कलरिंग वगैरह आप कर ले, मेकअप में मैं माहिर नहीं हूँ। ठीक है, ओके, समझ गए ना। तो छाप लो इसको, समझ गए ना कैसा करना था। बाकी एक मैंने शॉर्टकट मेथड भी बता दिया आपको कि आप ऐसे भी कर सकते हो। मतलब बेसिकली जो पुराने क्वेश्चन थे उसमें भी ऐसा कर सकते थे कि एक्स बराबर 0 1 2, यहाँ पे इवेंट्स लिखो और यहाँ पे प्रोबेबिलिटी लिख दो उनकी जो भी प्रोबेबिलिटी आ रही है। राइट, जैसे 3/8, 3/8, 2/8, तो यहाँ पे फिर पीडी बना दो। राइट, तो ये सब चलता है। ओके।